ठीक है चलो, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना केमिस्ट्री केमिस्ट्री का महारिवीजन। और इसको अपन ने दो पार्ट्स में रखा है, एक में पूरा आ नहीं पा रहा था, है ना। तो और थोड़ा बहुत कुछ अगर रह गया हो बायोलॉजी में, वैसे हम लोग ने तो अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं, बता देना तुम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हो, है ना, अगर लगे तो। बाकी हमारे हिसाब से तो उसमें जितना इम्पोर्टेंट था सारा कवर कर चुके हैं अपन। यही सेम चीज है अपने केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री का भी आज अपन महारिवीजन लेके चल रहे हैं। इसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना। ठीक है, इसके तो खैर दो पार्ट्स हैं, अभी 1-1.5 घंटे का ये हो जाएगा, इतने ही का फिर 1-1.5 घंटे का और बाकी के 6 चैप्टर जो बचे थे सेकंड पार्ट्स लेके आएंगे। ठीक, उसमें अपन कवर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर आपके एग्जाम के पहले सब कुछ ऐसे सबमिट कर रखवा देंगे एक साथ, है ना। चलिए आज अपन बात करते हैं किसका, केमिस्ट्री का। तो इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपना परमाणु संरचना, फिर रासायनिक बंधन, मतलब जो आपके होते हैं ना बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट केमिकल बॉन्ड, है ना, ये सारी चीजें। और क्या बोलते हैं, फिर अपन आयनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जैसे H+, H-, ये सारे आयंस होते हैं ना, N+, Cl-, ऐसे करके। फिर अपन कॉलॉइड के बारे में बात करेंगे, फिर मृदा में उपस्थित महत्वपूर्ण खनिज और उनकी रासायनिक संरचना के बारे में। फिर आयतन विश्लेषण की मतलब आयतन विलयन की प्रबलता का सामान्यता, है ना, नॉर्मेलिटी जो होती है, अम्ल, क्षार और लवण के समतुल्य भार का निर्धारण, ये सारी चीजें। फिर अपन बात करेंगे कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन और तेल वसा एवं प्राथमिक जैव रसायन, ये सारे टॉपिक्स नहीं आए शायद अभी। अपन आज कहाँ तक पढ़ लेंगे, अपन यहाँ तक पढ़ लेंगे, है ना। आयतन विश्लेषण, ये दिख क्यों नहीं रहा है इस पे, अच्छा ब्लैक कलर है इसलिए, है ना। एक मिनट रुकना, वाइट कलर ले लेते अपन, है ना। ठीक है, फिर ये अपन हाइड्रोकार्बन जो अपना बचेगा, तेल एवं वसा एवं प्राथमिक जैव रसायन, ये सारी चीज अपन कब अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, है ना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अपन पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले अपना बोर का परमाणु संरचना, बोर की परमाणु संरचना। एक मिनट, सबसे पहले इसको अपन देखते हैं, इसका बोर की परमाणु संरचना था, जो अपना बोर एटॉमिक मॉडल था वो किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। कौन सी ईयर में, 1913 में, है ना। और इसके लिए सबसे पहले इन्हें किस चीज पे देखा था, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए परमाणु मॉडल इन्हें प्रस्तावित किया था। फिर इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसमें है कि भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर स्थित कक्ष, मतलब जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें चक्कर लगाता है। इनके अनुसार क्या है बोला इनने कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, नाभिक के, है ना। जिस अभी इसको अलग से समझा देते हैं, जिसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, N=1 2 3 पूर्णांक होता है, मतलब जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके। आप बोलोगे 1.5 होगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, 2/3 होगा, नहीं भैया ऐसा भी नहीं होगा, है ना। पूर्णांक में ही होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे करके पूर्णांक में ही दर्शाया जाएगा। फिर आते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है। इनने बोला कि भैया जब इलेक्ट्रॉन है वो आपकी एक कक्षा से, जैसे आपने बोला कि पहली कक्षा में था इलेक्ट्रॉन, उसको दूसरी कक्षा में जाना है ना। अगर एक कक्षा ये थी, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, फिर उसके बाद दूसरा कक्षा ये थी, तीसरी कक्षा ये थी, चौथी कक्षा ये थी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है, जैसे कि ये वाला ऊपर की कक्षा से नीचे वाली कक्षा में कहीं आना है, तो इसको ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जित करना पड़ेगा, है ना। ऊपर से नीचे आएगा, कम एनर्जी लेवल पे आएगा तो ऊर्जा को छोड़ेगा, ऊर्जा को कम करेगा तो अपने आप लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ेगा। अपने अंदर ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वो जाके ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, या हायर क्या बोलते हैं, हायर ऑर्बिटल पे चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे, ठीक है। ओके, ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं ना, दूसरी कक्ष। अब इसका क्या बोलते हैं, बोले कि भाई एनर्जी को कैसे निकालते, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया, E=h μ, है ना, E=h μ। ओके, E=h μ। H क्या होता है भैया, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं, चेंज इन एनर्जी H μ, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और ये म्यू होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। फिर अपन इसकी सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, सीमाएं क्या थी भैया कि केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए लागू जटिल परमाणु की व्याख्या नहीं की गई थी।
ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपका सीमा हो गई। अब मैं क्या समझाने वाला था, पहले अपन वो देख लेते हैं ना। मैंने बोला था क्या कि भैया आपके ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन ये समझाना था। ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, ये देख लेते हैं। देखो इनने क्या बोला था भैया कि ये जो है ये आपका बीच में एक ऐसे करके एक, नहीं दिख रहा क्या, नहीं यहाँ, ये बीच में करके ऐसे इसका क्या होता है न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रहा होता है, ऐसे करके है ना। और ये जो मैंने गोल गोल बनाया ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस है आपका, ये वाला है ना। बाकी की ये और ये क्या है, इनके ऑर्बिट्स हैंगे। सबसे पहला ये ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट है ना। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस में, है ना। और जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर डिके, अभी आगे देखेंगे अपन न्यूक्लियर डिके के बारे में, तो उसमें क्या न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके वो पार्ट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। इसको देखना एक बार पढ़ लो फटाफट, और क्या। सबसे पहले क्या देखा, नील बोल के बारे में देखा, फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित होता है ये देखा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑर्बिट्स के बारे में देखा, और अपन ने एनर्जी का अंतर देखा, ऊर्जा का अंतर देखा, और इसकी सीमाएं देखी। चलिए अब आ जाते हैं अपन बोर बोरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किसके अनुसार, बोर ब्योरी के अनुसार, है ना। इसको देख लेते हैं भैया। इसमें क्या है नियम, इसका नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, जैसे कि हमने बोला था ऑर्बिटल्स आपकी जो कक्षाएं K L M N में उपस्थित होते हैं, मतलब फिक्स है भैया। क्या जैसे अगर ये है आपका, है ना, ये मैंने ऑर्बिट बनाया तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, ये दूसरा बनाया तो इसी में आप बोलो कि भैया यहाँ ना प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन आपका, यहाँ कहीं मिल जाए आपको, यहाँ कहीं इस वाले स्पेस में तो नहीं भैया, यहाँ कहीं स्पेस में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जो मैंने लाल कलर से लाइन बनाई है जो इसके ऑर्बिट्स हैं, सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, सिर्फ यहीं पे आपको, है ना। और यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये अपने बोर ब्योरी साहब ने बताया, बोर बोरी। फिर अपन आते हैं प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², है ना। ठीक है, अगर n = 1 है मतलब पहला ऑर्बिट है तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हुआ 2, पहले में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8 होंगे, है ना, तीसरे में कितने होंगे 10 होंगे, 18 होंगे 18। ठीक है, ऐसे करके अपन निकाल लेते हैं। एन पे अपन क्या लिख देते हैं, इसका ऑर्बिटल नंबर लिख देते हैं, एन की जगह 1 2 3 4 5, ऐसे आपको कौन से ऑर्बिट का निकालना है उसका स्क्वायर करो, 2 से इंटू करो, बस आंसर पाओ कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कौन से ऑर्बिट में। ठीक है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है, ये आपने देख लिया। सबसे पहले वाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिनट, इससे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32। और निकाला कैसे है 2n²। n की वैल्यू क्या रखी अपन ने, जो ऑर्बिट नंबर है ना 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ऑक्टेट रूल भी आया था इलेक्ट्रॉन का, है ना, ऑक्टेट रूल, जिसमें सबसे बाहर वाला जो होगा ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी के बेसिस पे अपन जो है इसका शेप वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज अपन देखते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, है ना। फिर आ जाते हैं उदाहरण के लिए जेड, ये हाँ ये देखो अपन नाइट्रोजन का देखा है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, पढ़ा होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन कौन से नंबर पे 7वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर कितना 7। तो अगर 7 पे देखेंगे तो अपन सबसे पहला सेल है की सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो की सेल में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर अपन कौन सी पे आ गए, अपन एल पे आ गए, दूसरे नंबर के, तो उसमें कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरी जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे ऑर्बिट में टोटल कितने होते हैं 8, और अपना एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो 2 तो अपन ने भर दिए, अब कितने बचे 7 में से 5 और बचे, तो 5 यहाँ भर दो, 2 और 5। ऐसे ही सिंपली सोडियम में कितने होते हैं 11 होते हैं। तो पहले वाले में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा ऑर्बिट बचा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो 1 आ जाएगा, 2 8 और 1, है ना। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स हो जाती है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, आ रहा है समझ सबको, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुई है एक बार और बता दो, इसको पढ़ लो एक बार, है ना। ये इसको ध्यान रख लेना थोड़ा, बाकी इतना कोई टफ नहीं है, ऐसे याद रख लो, डायरेक्ट भी रख लो 2
8, 18, 32, 32 ऐसे करके, है ना। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल याद करी होगी 9th 10th क्लास में तो भी याद होगा। जैसे अपन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उनका सबसे लास्ट में याद करते हैं ना, कैसे करते हैं, 2, 10, 18, 36, 54 ऐसे करके। तो इसका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं अपन, तो अपन को पता चल जाता है कि उस ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। खैर इसको छोड़ दो, अभी इतना कुछ काम का नहीं है ये, अगर अगली क्लास में पीरियोडिक टेबल आएगा तो उसमें अपन आपको बता देंगे, है ना। अभी आप ये बस याद रख लो, है ना, कि सेल में कितने, 2, एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देख लो एक बार। देख लो अच्छे से चले आएंगे। कमेंट सेक्शन भी बनाया भगवान ने, इसमें बोल दिया करो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग हैं ओके सर के अलावा। डाउट वगैरह अगर कुछ समझ नहीं आता है तो। अनुराग, प्रांजल, लक्ष्य चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा है ओके ओके, बड़े आगे भैया बताओ। ठीक है चलो, अब अपन आ जाते हैं कहाँ, रेडियो एक्टिविटी पे। कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया? नहीं ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे आ जाते हैं ना। रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ना है भैया बताओ, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भैया? रेडियो एक्टिविटी होती है कि अस्थिर परमाणु नाभिक का स्वतः विघटन होकर कणों में, देखो कणों में है ना, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस के बारे में आपने सुना होगा। कैसे बनती हैं ये, कैसे बनती है? जैसे अपन बात करें भैया अल्फा रे की, है ना, तो अल्फा रे क्या होती है, हीलियम+2। ये जो आयंस होते हैं ये जब मतलब ऐसे पास में ट्रेवल करते हैं तो एक रे का फॉर्म कर देते हैं, उसको क्या बोल देंगे, अल्फा रे बोल देंगे। ऐसे बीटा रे में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन होते हैं, है ना। गामा रेज होती हैं, इसमें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा गामा रेज हो गई आपकी। तो इनको देखो, इस एक बार इसकी रेडियो एक्टिविटी की अपन, रेडियो धर्मिता की अपन परिभाषा देख लेते हैं। क्या, अस्थिर परमाणु नाभिक का, मतलब जो नाभिक के अंदर के अस्थिर परमाणु हैं उनका स्वतः विघटन होने लगे, है ना, और भी किस फॉर्म में किरणों में निकल लेंगे, अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी के प्रकार क्या क्या होते हैं भैया आपका, अल्फा बीटा या फिर गामा किरणें, है ना। तो अल्फा किरण कैसे बनती है आपकी, हीलियम+2 नाभिक की हीलियम+2 से बनती है, ये भारी होती है, इसकी भेदन क्षमता कम होती है। बीटा रेज में क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन से बनती है, इसकी माध्यम भेदन क्षमता होती है, मतलब मीडियम होती है, इससे कम और इससे ज्यादा और इससे कम। तो जो गामा किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। रेडियो धर्मिता स्वतः स्फूर्त बाहरी कारकों से अप्रभावित, मतलब फास्ट होती है थोड़ी, और बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और अर्ध आयु, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ जैसे आप समझ सकते हो, आपकी उम्र कितनी है, 60 साल है भैया, 60 साल अपन टोटल जिएंगे, उसमें से अपन ने 30 साल निकाल दिए तो ये अपनी हाफ लाइफ हो गई, है ना। ऐसे इनका होता है कि मतलब नाभिक की आधी मात्रा विघटित होने का समय, कि मतलब कितने समय में जो आपका नाभिक था उसकी आधी मात्रा विघटित हो जाए। 1 मिनट यार, ये निकल जाए, म्यूट कर दिया तो नहीं किया आवाज फिर उतना देर से पचड़। चलो ठीक है ना। हाफ लाइफ देख रहे थे अपन, हाफ लाइफ क्या होता है भैया, कि नाभिक की आधी मात्रा विघटित होने का समय, मतलब वो समय जिसमें नाभिक का आधी मात्रा विघटित हो जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, टी हाफ बोलते हैं या हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है भैया, चिकित्सा में होता है। चिकित्सा में कैसे होता है, कैंसर के उपचार के लिए, है ना। रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना होगा ना, कि मतलब अपन उस पर तरंगे डालते हैं कैंसर पे तो उसकी सेल्स डेड हो जाती हैं, ऐसे करके। तो कैंसर के उपचार में, ऊर्जा के उत्पादन में, और कार्बन डेटिंग या कार्बन एजिंग क्या होता है, अपन को जब कोई फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं ना जमीन के अंदर से, तो उसकी एज निकालने के लिए यूज किया जाता है, कि मतलब कितने टाइम पुराना है, ये कितने साल पहले धरती पर आया था, या कितने साल पुराना हो गया है, कब से ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है ना, इन सब चीजों के लिए।
और जोखिम क्या होता है भैया, इससे विकिरण से कोशिका क्षति हो जाती है और कैंसर का खतरा होता है। कई बार देखा होगा ना, रेस से कैंसर हो जाता है, बस यही है वो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन क्या न्यूक्लियर डीके। जैसे हमने आपको बताया था ना कि बाहर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या यूज होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, लेकिन जब अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन यूज होने लगते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डीके बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर डीके। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन की पे ही इसी पे बेस्ड होते हैं, है ना, न्यूक्लियर फिजन पे। इसका मीन होता है यूरेनियम। ये देखो यूरेनियम टूट रहा है, यूरेनियम। देखो परिभाषा, अस्थिर नाभिक व स्थिर नाभिक में परिवर्तन, है ना, अस्थिर जो अस्थिर होंगे उसमें भी और जो स्थिर होंगे उसमें भी। अस्थिर नाभिक का स्थिर में परिवर्तन उन कणों और किरणों से उत्सर्जन के साथ, मतलब कणों या फिर किरणों के उत्सर्जन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर डीके बोल देंगे। मतलब पहले जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा था, लेकिन जब अंदर के न्यूक्लियन प्रोटॉन्स इधर उधर होने लगे तो उसको अपन ने क्या बोला, न्यूक्लियर डीके बोला। ठीक है, और न्यूक्लियर ही क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा विघटन। इसमें नाभिक के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन खोता है ना, इसमें से क्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन खोता है नाभिक। ठीक है, बीटा बीटा नेगेटिव डीके, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन से क्या बनते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसका उदाहरण ये है अपना कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14 से नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, है। और बीटा प्लस विघटन, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। और गामा विघटन से क्या होता है, नाभिक आंतरिक ऊर्जा गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसको समझाने का क्या पढ़ने का था। ठीक, एक बार और देख लेते हैं अच्छे ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, अपन को थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा इससे, है ना। ओके, देख लेते हैं एक बार और, है ना। इसकी परिभाषा क्या थी भैया, कि आपके जो अस्थिर नाभिक थे, अस्थिर नाभिक का स्थिर नाभिक में परिवर्तन, है ना। मतलब जो अस्थिर थे अपने अंदर, मतलब न्यूक्लियर फिजन कर रहे थे और छोटे छोटे टूटते जा रहे थे, वो टूट टूट के एक स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डीके बोलते हैं। और किरणों या कणों में कणों के उत्सर्जन के साथ, मतलब इसके साथ कई किरणें उत्सर्जित होती हैं या फिर कई कण उत्सर्जित होते हैं। तो इसकी प्रक्रिया देख लेते, सबसे पहले क्या होता है आपका अल्फा विघटन, बीटा नेगेटिव विघटन, बीटा प्लस विघटन और गामा विघटन। ठीक है, अब अल्फा विघटन में क्या होता है, नाभिक के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन खोता है। मतलब जो नाभिक था आपका, न्यूक्लियस था, उसने क्या क्या खोया, 2 प्रोटॉन खोए और 2 न्यूट्रॉन खोए। इसका उदाहरण ये रहा आपका यूरेन 238 से 234 हेलियम और हीलियम बना दिया। ठीक है, अब आते हैं बीटा नेगेटिव विघटन। इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन किस में टूटा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटा। ठीक है, किस किस में न्यूट्रॉन किस में टूटा, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। और बीटा पॉजिटिव विघटन में प्रोटॉन किस में टूटा, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। और गामा विघटन में नाभिक अतिरिक्त ऊर्जा गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। मतलब जो एक्स और ज्यादा, मतलब एक्सेस में जो ऊर्जा थी, उसके पास जो एक्सेस में एनर्जी थी, उसको इसने गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, ओके। यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता दो, एक बार और अपन धीरे धीरे से देख लेंगे। थोड़ा सा हमें लगा कि मतलब शायद टफ है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन हो जाएगा आराम से, है ना। एक बार और ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। बायोलॉजी को रिवाइज करा था किसी ने बैठ के, नहीं किया था? लक्ष्य का शायद वीडियो ऑन हो गया बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रिवीजन जरूरी है, लेकिन है ना, एक बार यहाँ से पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, आपको घर पे जाके एक बार और पढ़ना होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे किस पे, रासायनिक बंधन पे। ठीक है, अब आते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है भैया, परमाणुओं के बीच रासायनिक आकर्षण जो अणु या यौगिक बनाता है ना। अणु या यौगिक क्या होता है भैया, जैसे अपन ने बोला कि भैया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन O2 बना। जैसे अपन ने बोला कि भैया मीथेन है, CH4, ये कैसे बना, है ना, ये केमिकल बॉन्ड, मतलब बॉन्डिंग की वजह से बना। जो कार्बन होंगे वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए होंगे, है ना, ऐसे करके। तो ये परमाणुओं के बीच रासायनिक आकर्षण, है ना, जो केमिकल अट्रैक्शन होता है, उसके आकर्षण की वजह से आपके अणु या फिर यौगिक बन गए। और इसके बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, और भी होते हैं, मेटलिक होते हैं, वंडरवॉल होते हैं, लेकिन अपन को 3 ही पढ़ने हैं। कौन कौन से आपके, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। ओके, इनको देख लेते हैं एक एक करके। इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो अपन को आता ही है पहले से। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है, और है ना, याद रहता है तुम लोग को क्लास का कुछ पहले से।
मना मत कर देना। एक मिनट यार, ये मेरे को इसकी वजह से दिखता नहीं है। तुम लोग को स्क्रीन पे क्लियर आता है? तुम लोग को ये सारे और नहीं दिखते हैं जो इधर उधर का होता है, पेंसिल का, पेन का, इरेजर का, हाइलाइटर का, है ना? इसीलिए मेरे को थोड़ा इधर उधर करना होता है। अपन देख लेते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भैया। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि धातु और अधातु, मतलब आपका मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण समझते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, स्थानांतरण हो गया, तो कौन सा बॉन्ड बन गया आपका? आयनिक बॉन्ड बन गया। विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, इसकी विशेषता ये कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, धातु इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब पॉजिटिव बना देता है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, है ना? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, और देता कौन है? मेटल देता है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के पास क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और किसको दिया? नॉन मेटल को दिया। तो नॉन मेटल जिसको दिया उसके पास नेगेटिव आ गया, है ना? समझते हो ना? ये तो देखो, जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है ना? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसे समझा देते हैं, ये तो समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना? आयनिक बॉन्ड में क्या, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को दिया इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो ऐसा है कि एक कोई चीज थी, है ना, 10 था उसके ऊपर, है ना, 10 चार्ज है, 10 में क्या है आपकी, 10 में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन है ना? 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, मतलब 5 5 हैं। इसलिए न्यूक्लियर मतलब ऐसे सेट करके रखा है कि भैया हो ठीक है ना, हमारे पास कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है, मतलब जितने प्लस है उतनी नेगेटिव है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इसने एक 5 जो था, जैसे माइनस एक जो माइनस था वो किसी और को दे दिया, तो इसके पास प्लस है वो ज्यादा बन गया, तो इसके ऊपर ओवरऑल प्लस चार्ज दिखने लगेगा ना। और जिसके, और एक और दूसरी चीज थी जिसके पास बराबर बराबर चीजें थी, तो उसके पास नेगेटिव वाली चीज ज्यादा आ गई, तो उसके पास नेगेटिव दिखने लगेगा, ऐसे करके, है ना? ठीक है, छोड़ो, नहीं समझ आया हो तो ऐसे याद कर लो कि जो मेटल्स होता है, मेटल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। जो नॉन मेटल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। और नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। और जो धातु होती है, जो मेटल होता है, उसने इलेक्ट्रॉन खोया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना? ठीक हो गई? चलो अब और देख लेते हैं भैया कि मजबूत वैद्युत, हाँ देखो, जो ये भी चीज देखा होगा कि मतलब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना? तो इन दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण धनायन एवं ऋणायन के बीच, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बना रहा होता है। फिर आते हैं उच्च गलनांक एवं क्वथनांक ठोस अवस्था में। इसके जो उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है ना, ठोस अवस्था में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। फिर आते हैं जल में घुलनशील होते हैं, आयन बनाकर विद्युत का संचालन करते हैं। चालन, विद्युत का चालन, संचालन, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना। ठीक है, जब वो फायदा नहीं है। चलो अब आ जाते हैं इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है ना। ये तो एक मतलब प्रॉपर्टी है कि इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। जैसे अपन NaCl लेंगे तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण क्या है भैया? आपका NaCl है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है, ठीक है। लीना बेटा मांगे, MgO2 आएगा यहाँ, है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, ठीक है। अब आते हैं गुण। इसके गुण क्या है? भंग और गैर दिशात्मक होता है, मतलब गैर दिशात्मक मतलब कि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जैसे अभी अपन और पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो वो मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। फिर आते हैं उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसको तोड़ने के लिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो भैया आप मजबूती से जुड़े होंगे तो मजबूत मतलब ज्यादा दम लगेगा तोड़ने के लिए, है ना। जब होता है दो लोगों के बीच में जब बहुत ज्यादा आकर्षण होता है ना, तो उसको जब उन दोनों को दूर करना होता है तो अपन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन दोनों को दूर करने के लिए, है ना। ऐसे इसका है कि भैया आप जब मजबूती से बॉन्ड जोड़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो उसके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको तोड़ना है अगर अपन को, है ना। ठीक है, पर्सनल सा फील नहीं हुआ ये कुछ तुमको? चलो अपन आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। अब अपन ने कौन सा पढ़ा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, अपन ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में पढ़ा आपने? मेटल और नॉन मेटल के बीच में पढ़ा, है ना। और नॉन और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा? इलेक्ट्रॉन के
ट्रांसफर से या फिर स्थानांतरण से अपने वो जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला अपन ने, आयनिक बॉन्ड बोला। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब आप अभी अपन ने क्या पढ़ा देखा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसमें क्या बोला कि नॉन मेटल मतलब अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है ना। तो मतलब आपस में थोड़ा भैया कि थोड़ा तुम साझा करो थोड़ा हम साझा करें, ऐसे करके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जोड़े साझा जोड़े मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको साझा किया इनने, तो परमाणुओं को बांधते हैं, उनने बांधा और इनने किसका फॉर्मेशन कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अपन देख लेते हैं एकल मतलब जो सिंगल बॉन्ड कौन कौन सा होता है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नहीं समझ आया कैसा, सिंगल डबल ट्रिपल। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन फ्री थे, है ना, ऐसे करके नाइट्रोजन, तो जब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। आगे समझ, अब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, एकल द्विक और त्रिक बंधन, है ना, एकल द्विक त्रिक बंधन। ठीक, ओके। अभी रात में ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, है ना, तुम लोग को नहीं लगता है ऐसा, एकदम शांति सी थोड़ी। हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन ठीक है। जल में सामान्यतः अघुलन होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसलिए। और दिशात्मक बंधन होते हैं, जो अपन ने पीछे आयनिक पढ़ा था वो नॉन डायरेक्शनल था, ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, विशिष्ट आकार का होता है, मतलब इनका फिक्स शेप होता है। जैसे CH4 है तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका अलग से होता है कि मतलब देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है हर एक का, जैसे एक है sp3 है, sp2 है भैया, sp2d है, ऐसे करके d2sp3 है ना, ऐसे करके अलग अलग होता है। तो उसकी वजह से अपन शेप डिसाइड कर दे, CH4 है ना, तो CH4 के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 होगा, तो इसलिए उसका टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो ऐसे अलग अलग करके हमें क्लास में शायद शेप भी पढ़ाए थे, देख लेना एक बार क्लास के नोट्स पलट के, है ना। ठीक है, तो CH4 का टेट्राहेड्रल शेप हो गया। अब अपन आते हैं किसकी, ये क्या लिखा है, प्रकार। हाँ, प्रकार क्या होते हैं भैया, ध्रुवीय संयोजी असमान इलेक्ट्रॉन साझेदारी। ध्रुवीय संयोजी में क्या होता है, असमान इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है, मतलब एक था जिसने एक दिया, इसी के पास दूसरा था CN, इसने कितने दिए, 3 दिए, है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजी बोलेंगे। और अध्रुवीय सहसंयोजी में क्या बोलेंगे कि भैया समान इलेक्ट्रॉन साझेदारी, मतलब O2 और N2 के बीच में कितने, O2 है तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, N है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, है ना। और जबकि HCl था, HCl में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 फ्री थे, ऐसे करके इसको ध्रुवीय इसको अध्रुवीय बोलते हैं। और इसके आप कोवेलेंट बॉन्ड के उदाहरण क्या है आपके, H2O, CO2 और CH4। और भी हैं बहुत सारे, ये 3 है मतलब मीन जो आ सकते हैं पेपर में, ऐसे लिख दिए हैं बस। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, पूरी केमिस्ट्री बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सभी पे बेस्ड होती है पूरी केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक स्पेशली, है ना। चलो और बताओ, आ गया ये समझ, यहाँ किसी को दिक्कत परेशानी देख लो एक बार, इसको बताओ फिर हमको, हैंड रेज कर दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में बता दो। बोल जल्दी, कोई जल्दी नहीं है, जग सकता हूं मैं, दिन में सोया हूं आज बहुत भरपूर। तो तुमको पढ़ना है तो तुमको तो जागना ही पड़ेगा। हैंड रेज कर दो तो आगे बढ़ जाएं, ऐसा तो नहीं है कि चालू करके भाग गए हो तुम लोग सब। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके ओके, अनुराग प्रांजल तुम लोग भी बता दो भैया। ठीक है, हाँ मतलब सुन रहे हैं ये, हाँ हाँ ओके ओके ओके, दे रहा है समझ गया मैं, देख रहे हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन सहसंयोजी या फिर कोऑर्डिनेट। समझ तो आता है ना तुम लोग को, ऐसे पढ़ाते हैं तो, या फिर और कुछ हो सजेशन हो कि भैया ऐसे पढ़ाया करो तो बता देना, है ना। तुम लोग के हिसाब से भैया तुमको ही पढ़ाना है तो तुमके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना, हमको तो आता है, हमको पता है, जिसको सीखना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है ना। बता दिया करो तुम लोग, कोई दिक्कत होती है तो, जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे पढ़ा देंगे। अब आते हैं अपन सहसंयोजी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है भैया,
इसमें क्या होता है, एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े की पूर्ण साझेदारी से बनने वाले बंधन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं या सहसंयोजी बोलते हैं। अपन पीछे क्या पढ़ रहे थे कि भैया किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने आपस में शेयर करा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर जो होता है उसको पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देता है। जिसको ट्रांसफर करता है ऐसे उसकी साइड ऐसे डायरेक्शनल ऐसे बना देते हैं, एरो के रूप में अपन डिनोट कर देते हैं इसको। अगर आगे लिखा, हाँ ये लिखा है, बंधन को तीर से दर्शाया जाता है दाता से स्वीकृता की ओर, मतलब जो दे रहा है उससे जिसको मिल रहा है। जैसे यहाँ जैसे नाइट्रोजन है, जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे NH3BF3 के बारे में, है ना। तो नाइट्रोजन देता है किसको, बोरोन को। तो ऐसे NH3 से BF3 की साइड ऐसे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डिनोट कर देते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है भैया, एक मिनट साफ सफाई से पढ़ाने में मजा। इसकी विशेषता ये है कि जो दाता परमाणु, हाँ, जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, और स्वीकृता परमाणु जिसमें रिक्त कक्ष हो। देखो एक है जो कौन दे सकता, मतलब इसकी एक कंडीशन है। तो मतलब ये भैया जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये कब बनेगा, जब कोई है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब कोई है जिसके पास एक्स्ट्रा हो, जब तुम्हारे पास ज्यादा होगा तभी ना तुम किसी को दोगे। और एक है जिसके पास खाली कक्षक हो, है ना, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, तो ये इसमें डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेशन, ये मैंने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, ऐसे करके। या इससे इसने दिया, मतलब यहां से मिला, किसको मिला, इसको, तो ऐसे करके एरो से अपन डिनोट कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया ये आपका, है ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, सहसंयोजी बंधन का विशेष रूप दिशात्मक होता है भैया। सामान्यतः समन्वय यौगिक में पाया जाता है और बंधन को तीर से दर्शाया जाता है कि मतलब जहां दाता से स्वीकृता की ओर, ठीक है। उदाहरण क्या है आपके, NH3BF3 है, ये सबसे ज्यादा आपके लेवल पे तो यही क्वेश्चन आना चाहिए अगर आएगा तो, है ना। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये होते हैं आपके समन्वय यौगिक ऐसे करके, मतलब ब्रैकेट में जो डिनोट होते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। इसके ऊपर जो होता है ये इसका ओवरऑल चार्ज है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, और ये आपका लीजेंड है ना, लीगेंड लीजेंड, ठीक है, ऐसे करके ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या समन्वय यौगिक, ठीक है। अब इसके गुण क्या होते हैं भैया, गुण होते हैं सहसंयोजी बंधन की तरह निम्न गलनांक होता है और विशिष्ट रासायनिक व्यवहार होता है। सबका अलग अलग विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक रासायनिक व्यवहार, है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन आयनिक थ्योरी। आयनिक थ्योरी क्या कहती है भैया, इसके पीछे तो यहाँ किसी को डाउट नहीं है ना, ओके ओके। आ जाते हैं आयनिक थ्योरी। आयनिक थ्योरी क्या कहती है, आयनिक थ्योरी कहती है कि रासायनिक यौगिक के आयनों में विघटन और उनके रासायनिक व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। रासायनिक यौगिक में आयनों का विघटन, है ना, जैसे मान के चलो आपने पीछे पढ़ा था NaCl, है ना, इसमें क्या Na+ और Cl-, ये दोनों क्या हो गए, आयन हो गए, है ना। ये एक आपका कंपाउंड हो गया, और ये Na+ अलग, Cl- आयन, ये क्या हो गए आपकी आयंस हो गए, है ना। तो इन्हीं आयंस का आप जब अध्ययन करोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयनिक सिद्धांत बोले। इन्हीं के अध्ययन पे बेस्ड है ना आपकी आयनिक थ्योरी, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, अरेनियस सिद्धांत। अरेनियस जो था, अरेनियस थ्योरी, उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट जल में आयनों, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, देखो एक कंपाउंड हो जैसे NaCl है ना, अगर अपन इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल दें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा कि भैया अब जल के अंदर अपने आप को आयंस के फॉर्म में तोड़ देगा और विद्युत का संचालन कर देगा, ठीक है। इतनी सी चीज है, बस यही याद रखनी है कि मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने आप को क्या करेगा, जल में आयंस के फॉर्म में तोड़ देगा, जैसे Na+ और Cl- में तोड़ देगा और विद्युत का संचालन करने लगेगा, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं क्या, आयनिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मतलब भैया बिल्कुल एकदम फ्री मूवमेंट करते हैं, इधर उधर कहीं भी भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है उनको कोई बांध के ले जा रहा है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने, एक मिनट रुक जाओ, देखो अपन कैसे ले लेते हैं कि भैया ये एक गौशाला है ना, ये एक गौशाला है, गौशाला के अंदर बहुत सारे अपने गाय बछड़े, है ना, ये सारे बंधे हुए हैं। अगर कोई एक बंदा इनको इस साइड से मतलब यहाँ ले जाएगा तो ये सारे इसी साइड को जाएंगे, है ना, जेन्युइन सी बात है, जाना ही चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी चीज क्या होगी कि ये सारे बिल्कुल खुले घूम रहे हैं इधर उधर, है ना। अब जब ये खुले हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई इधर उधर से ले जाने वाला नहीं, तो ये रैंडम मूवमेंट करेंगे, कोई इधर जाएगा, 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 जिसका जहां मन उधर भाग रहा है, तो ये इसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट।
और इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, की मतलब किसी एक साइड जा रहे हैं ना। तो ये चीज कब होती है, जब कोई बाहर से फोर्स लग रहा हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फील्ड लग रही है, कोई एक फोर्स लग रहा है छोटा सा, तो वो इन सबको एक डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा होगा। और जब कोई फोर्स नहीं लग रहा भैया, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है, तो ये सारे कहीं भी भाग रहे होंगे, फ्री मूवमेंट कर रहे होंगे, है ना। और यही चीज है यहाँ पे कि मतलब जो आयंस होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। रासायनिक प्रतिक्रिया समझते हो ना, केमिकल रिएक्शन, है ना। फिर आते हैं अपन मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि NaCl, ये पूर्ण आयनन है, मतलब पूरी तरह से भैया टूट जाता है, बिखर जाता है। और जो कमजोर होते हैं CH3CuH, मतलब ये थोड़ा आंशिक आयन है, मतलब थोड़े कम लेवल पे आयनिक होता है, हाँ। और इसका महत्व क्या है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में, विलयन चालकता में और पीएच के निर्धारण में। पीएच के निर्धारण में कैसे होता है ये अपन आगे चल के देखते हैं अभी, है ना, धीरे धीरे करके। चलो अब आ जाते हैं अपन क्या, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है भैया, यौगिकों का आयनों में विघटन और उनके उपयोग। यौगिकों का आयन में विघटन, ठीक है। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब वही जो हमने बताया था ना आपको, Na+Cl-, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। जैसे NaCl था, ये आयनाइज हो गया, मतलब इसका आयनाइजेशन हो गया, तो Na+ और Cl- में हो गया, है ना। ऐसे करके तो इसका उपयोग क्या है भैया, औद्योगिक में क्या होता है, बैटरी बनाने में, है ना। ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, हाँ, और जल शुद्धिकरण में, है। जल शुद्धिकरण में भी ये भी आपको एक H2O करके अभी एक आएगा। जल को यही बोलते हैं ना, H2O ही बोलते हैं जल को, बता देना एक बार। जल पानी इसी ऐसे लिखते हैं ना, H2O, हाँ हाँ ऐसे लिखते हैं, याद है याद है। इतना पागल नहीं समझते हैं सर तुमको, बस पूछ लेते हैं जैसे क्लास में तुम्हारा मन लगा रहे, और कोई बात ना है। ये तो हमको पता है कि सबको जल का पता होगा कि H2O बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है भैया, आयनों का चिकित्सा में। आयनों के उपयोग से क्या होता है, आपकी दवाएं बनती हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं, ना। इलेक्ट्रोलाइट में संतुलन बना रहता है, मतलब संतुलन कैसे कि जब जैसे मान चलो कोई एक चीज है ना, उसको अपन को एसिडिक बनाना है, या फिर कोई एक चीज है जिसको अपन को बेसिक बनाना है, तो H+OH- की कंसेंट्रेशन इधर उधर कर देते हैं तो वो एसिडिक बेसिक बन जाता है। ऐसे करके उसमें इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहता है। फिर अपन इसके विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। आयन आधारित तकनीक जैसे कि टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक वो होता है एक्सपेरिमेंट, आपने देखा होगा, है ना, 12th क्लास में कराते थे हम लोग। और स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी इसमें इसका यूज होता है। कृषि में कैसे यूज होता है भैया, कृषि में Ca+ पोटेशियम, इसको भी अपन आगे देखें एक बार। मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, है ना, पोषक तत्वों की उपलब्धता में यूज होता है, कि मतलब जैसे कैल्शियम+। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि मतलब जैसे मान चलो CaCO3 है ना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना होता है। CaCO3 को पूरा तो अपन ऐसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ना, ये बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। और अपन ने पढ़ा था पीछे की मतलब जो बाहर की लेयर होती है आपकी, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मतलब स्पेसिफिक कंपाउंड को अंदर आने देती है। अब CaCO3 को तो वो अंदर आने नहीं देगी, तो इसको क्या, अगर कैल्शियम चाहिए प्लांट को तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो Ca+ अलग आ जाएगा, तो ये Ca+ को एब्जॉर्ब कर देगा, CO3 को बाहर फेंक देगा, ऐसे करके, है ना। यूज है कि नहीं है फिर बताओ। मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, अगर Ca+ होगा, कैल्शियम+, पोटेशियम+ होगा, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाता, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है ना। इसलिए इन मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन जरूरी है। ठीक है, आ रहा है ना भाई ये समझ। अब अपन बात करते हैं NaCl, ये तो हो गया, जलोपचार में उपयोगी होता है, ठीक है। जलोपचार में उपयोगी होता है क्या, Na+Cl-। चलो आगे बढ़ जाए आगे। यार तुम लोग थोड़ी बहुत बात करते रहा करो, अब ऐसे फिर हमको मजा नहीं आता, अकेले अकेले बोलता रहता हूँ मैं भी इंसान हूँ भैया, कंप्यूटर ना हूँ मैं, है ना। नींद आ रही तुम लोग को रे, बोलो हाँ ना, तो फिर कल कर लें, कल पढ़ा देंगे, हमको दिक्कत ना है। आ रही है नींद, बताओ हाँ ना, बोलो। हैंड रेज कर दोगे मतलब हाँ आ रही है, हैंड रेज कर दोगे मतलब हाँ आ रही है। अनुराग को आ रही है, भग जानी चाहिए अब नींद, अब नहीं आनी चाहिए, आ रही है तो भगाओ, जाओ मुंह धो के आओ। नहीं आ रही है, हाँ लक्ष्य को नहीं आ रही है, बेटा पढ़ो पढ़ लो, अब 10 दिन बचे हैं तुम्हारे, 10 दिन भी नहीं बचे पूरी तरीके से। रात में पढ़ाने का यही तो फायदा है, डांट लो नींद नींद का बोल के, है ना, गुस्सा आ रही हो तो। चलो अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉल्युबिलिटी समझते हो ना। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक बीकर लिया अपन ने, बीकर में पानी भर दिया, ठीक है।
और इसमें ऊपर से 1 चम्मच शक्कर ली और उसको अपन ने इसमें घोलना शुरू कर दिया है ना। तो वो घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, और शक्कर डाल दिया, अभी और घुलती जा रही है, और डाल दी, और घुलती जा रही है। तो वो उसकी सॉलिबिलिटी है कि वो कितनी कितनी ज्यादा मात्रा में घुल सकती है ना। और एक उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा कि भैया अब इससे ज्यादा हम नहीं घुल सकते, अब हम बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हो चुके हैं, है ना। तो उसके बाद फिर शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, वो नीचे जमना शुरू हो जाएगी, है ना। जब वो नीचे जमना शुरू हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे आपने मिट्टी ली, ये प्रेसिपिटेशन भी आगे आएगा, इसलिए मैंने सोचा समझा ही देते हैं लगे लेक्चर में, है ना। अब इसी बीकर में आपने पानी लिया और उसमें आपने धूल डाल दी, है ना। तो धूल तो घुलेगी नहीं, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, है ना। ऐसे करके तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। और सॉल्युबिलिटी भी समझ आ गई, है ना। किसी भी चीज का किसी भी दूसरे कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, इसका इसमें डाला तो उसमें वो घुल रहा है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, या फिर उसकी घुलनशीलता, है ना, या फिर विलेयता। ठीक है। अब कम घुलनशील इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनों की सांद्रता का गुणनफल संतुलन पर, क्या हो गया ये, मैंने क्या बोल दिया, कम घुलनशील इलेक्ट्रोलाइट के आयनों की सांद्रता का गुणनफल उसके संतुलन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समझा दिया। ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या लिखा है यहाँ पे, है ना। तुमको समझ आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है। चलो, इसका सूत्र क्या होता है, सामान्य यौगिक होते हैं, जैसे एक कोई सामान्य यौगिक है AX/BY, है ना। जैसे अपन पीछे पढ़ रहे थे ना, जैसे CH3COOH ऐसे करके, तो AX और BY ये दो एलिमेंट है, और ये उनके की मतलब कितनी मात्रा में प्रेजेंट, जैसे A के X मॉलिक्यूल है, B के Y मॉलिक्यूल है, ऐसे, है ना। AX/BY के लिए अपन देखते हैं, तो इसका क्या है, KSP। अगर अपन ने इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर अपन को लिखना है, कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, मतलब जो इसकी यहाँ लिखा था उसको अपन ने लगा दिया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये जो Y लिखा था इसकी पावर Y। तो ऐसे करके अपन इसका KSP वैल्यू निकाल लेंगे या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना। ठीक है। और KSP को क्या बोलते हैं, आपका विलेयता गुणनफल नियतांक। ठीक, आगे समझ कैसे निकालते हैं अपन सॉल्युबिलिटी, KSP कैसे निकालते हैं। किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी होगी आपको A की और B की, तो आपको A की कंसंट्रेशन लिखना है और उस पे इसकी पावर लगा देना है ना। जैसे मान चलो 0.2 मोलल दिया है ना, और A2 दिया था आपका, तो इसका A की इसकी पावर 2 लगा दिया। आपका B3 दिया है, तो B की कंसंट्रेशन जितनी भी दी होगी, ऐसे अलग से समझाते, रुक जाओ, क्यों कचड़ पचड़ करना है ना। देखो फॉर्मूला समझ आ गया ना। AX/BY लिखा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू उसकी पावर X, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B उसकी पावर Y, है ना। देखो ऐसे कैसे, देखो आपको क्या दिया है, AX/BY दिया है, ठीक है। आपको मान के चलो A है, जो A की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.2 दी है। जो आपका B है उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.3 दी है। यहाँ पे A2B3 दिया है ना। मतलब X कितना है, 2 है, Y कितना है, 3 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0.2 लिखोगे, X की वैल्यू कितनी है, 2, उसकी वैल्यू ऊपर चढ़ा दोगे, फिर 3 कितनी है, 0.3 है, तो 3 की पावर 3 चढ़ा दोगे। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, KSP बोलेंगे। ओके, आगे समझ। इसको कैलकुलेट करना तो वो है ही नहीं, वो तो समझा दिया आपको, वैल्यू रखना, बस इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो भैया। और ये किस चीज पर निर्भर करती है, कि मतलब KSP जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका यौगिक उतना कम घुलनशील होगा, है ना। KSP जितना कम उतना कम घुलनशील। ठीक है, KSP की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी कम, KSP की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ऑब्वियस सी बात है भैया, टेम्परेचर पर निर्भर करेगी ही सॉल्युबिलिटी, है ना। और टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करेगी, जैसे शक्कर है ना। आप नॉर्मल पानी में अगर आपने शक्कर को घोलना चाहा, तो जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दिया, घुल गया। तीसरी डालोगे हो सकता है ना घुले, लेकिन वहीं आपने गैस पे चढ़ा दिया उस पानी को, है ना। फिर उसमें आप 3 क्या 4 चम्मच भी डाल दोगे तो वो आसानी से घुल जाएगी। तो टेम्परेचर पे डिपेंड किया ना, है ना। ऐसे करके आप समझ सकते हो, अब नहीं भूलोगे। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी करती है, बिल्कुल सही। ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा यार, हल्का सा फास्ट पढ़ा देते हैं, है ना। ऐसे में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो होने वाला है अपन को लगभग। 13 स्लाइड हुई है, 1/3 हुआ है पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, आगे का पार्ट पढ़ने वाला है। ऐसे ये समझाने का था इसलिए समझा दिया अच्छे से। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं आयन की सांद्रता बढ़ाने पर
अब क्षेपण प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया ना प्रेसिपिटेशन कैसे बढ़ जाता है, आपने लिया है ना। अब एक बार आपने 2 चम्मच शक्कर डाला, बोतल तो घुल गया भैया, आपने और डाला, अब टेम्परेचर बढ़ाया नहीं तो वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट होने लगेगा, है ना। तो ये उस प्रेसिपिटेशन बढ़ा देता है। सांद्रता आप बढ़ाओगे, आयन की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्षेपण या प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये उपयोग क्या होता है, अपक्षेपण की भविष्यवाणी, अपक्षेपण की भविष्यवाणी और यौगिक की शुद्धता को निर्माण करने में इसका यूज होता है। और उदाहरण ये है AgCl का KSP कैसे लिखोगे, A+ कंसंट्रेशन इंटू Cl-, ठीक है। ये तो फॉर्मूला अपन ने देख ही लिया था, ठीक है। आ गया समझ इतना, एकदम क्लास जैसे पढ़ा दिया भैया घुस घुस के बिल्कुल। चलो अब आ जाते हैं अपन क्या, हाइड्रोलिसिस पे, है ना। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है पानी का टूटना H+ और OH- में, है ना, ठीक है। यही होता है हाइड्रोलिसिस। चले आगे नहीं 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 जा रहा है इतना जल्दी जल्दी नहीं, चलो बता देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये हाइड्रोलिसिस हो गया, परिभाषा देख लेते हैं एक बार। परिभाषा क्या बोलती है भैया, परिभाषा बोलती है कि लवण और जल की अभिक्रिया से H+ या OH- आयनों का निर्माण होता है, तो इसमें pH बदलता है। कि मतलब देखो H+ और OH- अभी हमने बताया था ना कि मतलब H+ और OH- की कंसंट्रेशन जब इधर उधर होगी तो pH पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, है ना, हमेशा की तरह। और कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो आगे देखो, कि मजबूत अम्ल है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका वीक बेस है ना। तो मजबूत अम्ल और कमजोर छाल का जो लवण होगा उसका pH कितना होगा, 7 से कम होगा। और कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार होगा तो उसका pH 7 से ज्यादा होगा, है ना। और कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार होगा तो उसका pH एकदम न्यूट्रल होगा, है ना। और वो जल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि मतलब जल कैसा है, ठीक है, न्यूट्रल होता है बाकी ये, मतलब इज इक्वल टू 7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, ठीक है। ठीक, अगर मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से कम होगा मतलब एसिडिक होगा। अगर अम्ल वीक है मतलब वीक एसिड है आपका, है ना, तो फिर पीएच 7 से ज्यादा होगा। ये तो पता है एसिड कब होता है, एसिड होता है जब पीएच 7 से कम होता है ना। 7 से कम पीएच है तो उसको बोलोगे एसिड, और अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो उसको क्या बोलोगे, बेस बोलोगे, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो मतलब एसिडिक होगा, मतलब 7 से कम होगा। और अगर कमजोर एसिड होगी मतलब वीक एसिड होगी तो वो 7 से ज्यादा होगा, ठीक, ऐसे याद रहेगा। और अगर दोनों कमजोर होंगे तो फिर 7 ही होगा, अप्रॉक्स 7, है ना। और जल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये चीज याद रख लेना कि जल की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर इसका महत्व कहाँ होता है भैया, औषधि के निर्माण में, मृदा की पीएच की नियंत्रण पे, है ना। मतलब उसका सॉइल का भी तो पीएच इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर ज्यादा पीएच हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो भी ग्रो नहीं करेगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी अपनी फसल ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। और रासायनिक विश्लेषण में, ठीक, आ गया समझ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच कम होगा 7 से, अगर एसिड वीक है तो फिर पीएच जो होगा आपका 7 से ज्यादा होगा मतलब बेसिक होगा। और अगर दोनों वीक हैं तो फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा, आपकी जल की प्रकृति पर, ठीक है। ओके चलो अब आते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है भैया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण। यही है, एकदम बिल्कुल सही बात है कि आपने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, उससे आपका जो सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, सॉल्ट प्लस वाटर बनाना, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका पीएच 7 होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, कि मतलब जो आपका डेल्टा एच होगा वो मतलब निकल रहा होगा, मतलब उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होगी, है ना, रिएक्शन के अंदर से। और क्या बोलते हैं, कमजोर अम्ल क्षार के लिए पीएच होता है वो 7 से भिन्न हो सकता है। कमजोर अम्ल होगा मतलब वीक एसिड होगी या वीक बेस होगा तो उसके लिए 7 से कम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग कहाँ होता है, टाइट्रेशन में, अम्लता में मतलब क्षारीयता नियंत्रण में और औषधि के निर्माण में। और एक ये रही, अपन ने क्या बोला था, एक एसिड एक बेस उससे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस मिला के आपका एसिड प्लस बेस मिला के सॉल्ट प्लस वाटर जो जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ब्रेक ब्रेक तो ना चाहिए, चाहिए है, नहीं देना हमको, चाहिए हो तो बताओ, बस ये ऐसी बता दो फिर हो आप 5-10 मिनट को बाहर।
चाहिए किसी को कमेंट में बता दो, है ना, देख लेता हूँ मैं कितना रहेगा जब तक। पीएच बफर सॉल्यूशन, फिर ये भी पीएच। हाँ हाँ, ओके ओके। एक काम करो, कोलॉइड तक पढ़ लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ओके, नो सर दिख रहा है हमको तो कमेंट में। ठीक है, चलो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब आ जाते हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ, ओके ओके, कोलॉइड पे देख लेंगे अपन, है ना। अपन आ जाते हैं अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे, है ना। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, इसके पीछे न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ा, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैसे होता है? सबसे पहले अपन ने जल के आयंस लिए। जल में कौन कौन से आयंस होते हैं? H+ और OH-, है ना। उसका आयनिक प्रोडक्ट मतलब Kw निकाला, तो अपन इन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब H+ की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन, है ना। और ये जनरली क्या निकल के आती है आपकी? ये फिक्स है, 10⁻⁻14, है ना। 10⁻⁻14, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। विशेषता क्या होती है? शुद्ध जल में H+ और OH- की बराबर बराबर कंसंट्रेशन होती है ना, मतलब 10⁻⁻7 मोलर। तो इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। और तापमान जब आप बढ़ाओगे तो इसकी Kw वैल्यू, मतलब आपकी आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। और महत्व क्या होता है? पीएच गणना में, अम्ल क्षार के संतुलन में, रासायनिक अभिक्रिया में। ये तो अपन पीछे से 2-3 जगह अपन ने देख लिया, है ना। जहां जहां H+, जो जो H+ आयन की चीज होगी उसमें सब जगह ये 2-3 चीजें तो कॉमन आएंगी। क्या क्या? क्या आपकी पीएच की कैलकुलेशन, है ना, और एसिड बेस की कैलकुलेशन गणना, है ना, और रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग। H+ और OH- का जहां जहां नाम आएगा, ठीक। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट हो गया आपके वाटर का, ये याद रख लेना कितना होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? 10⁻⁻14, है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्प, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। चलो अब आ जाते हैं पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ये होता है पीएच का फॉर्मूला। यहाँ भी सही लिखा है, हाँ, माइनस लॉग H+, यही होता है, ठीक है। परिभाषा क्या होती है कि विलयन की अम्लता या क्षारीयता का माप। तो मतलब जो आपका विलयन है उसकी अम्लता या क्षारीयता के माप को क्या बोलते हैं अपन? पीएच बोलते हैं ना। और आयनों की सांद्रता का लघुगणक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। महत्व क्या है? पीएच 0 से 7 होगा तो क्या होगा? अम्लीय, मतलब एसिडिक होगा। पीएच अगर 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। और पीएच अगर 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 के तक ही होता है, ठीक है। जिसपे 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। अभी हमने पीछे भी बताया था आपको। जैव रासायनिक प्रक्रिया, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया औषधियों और मृदा में महत्वपूर्ण होता है। मृदा में अपन ने देखा ही था, पीएच रेगुलेशन, है ना, पीछे भी एक बार अपन ने देख चुके हैं मृदा वाला, ठीक। आ गया समझ? चले आगे, इसमें कुछ था ही नहीं, पीएच का बस फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट। जो 7 से कम होता है वो क्या होता है? 0 से 7 के बीच में क्या होता है? एसिडिक। 7 जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से लेके 14 तक, 7 से क्या, ये 8 से मतलब, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं, ठीक है। बस ये चीज थी। और एक ये तो अपन ने पीछे रट ली है बैठे बैठे। ओके, चलो आ गई। अब आ जाते हैं अपन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है भैया? कि जब अपन एसिड और बेस मिला देते हैं तो उसमें जो पीएच का परिवर्तन होता है ना, कि मतलब एसिड बेस का जो अपना मिक्सचर है उसमें पीएच को जो रेगुलेट करता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? विलयन जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि अम्ल या क्षार के मिश्रण पर, अम्ल या क्षार के मिश्रण पर पीएच में परिवर्तन को रोकता है। मतलब एसिड एसिड मिलाया या बीस बीस मिलाया, है ना, तो उसमें जो पीएच का परिवर्तन है उसको जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका प्रकार क्या होता है? सबसे पहले एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा? जब एसिड वीक होगी और इसका संयुग्मी क्षार होगा। क्षार मतलब उसका बेस, है ना। तो ये CH3COH या फिर CH3CONA, है ना, ये क्षार है। तो मतलब ये CH3COH एसिड है, ये इसी का बेस है ना। CH3COH और CH3CONA इसी का बेस है ना, संयुग्मी। तो ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्लीय बफर बोलते हैं। फिर दूसरा आते हैं अपन क्षारीय बफर पे। 1 मिनट।
हाँ, दूसरा आते हैं अपन क्षारीय बफर पे। तो क्षारीय बफर क्या होता है कि जब कमजोर क्षार हो, अम्लीय बफर में कमजोर अम्ल, क्षारीय बफर में कमजोर क्षार हो, इसका संयुग्मी अम्ल NH4OH और इसी का NH4Cl। ठीक है, इसी का संयुग्मी एसिड, इसी का, और यही बेस, और इसी का संयुग्मी आपका क्षार या संयुग्मी अम्ल, सॉरी। ठीक है, कमजोर अम्ल के साथ आपका संयुग्मी क्षार आएगा, कमजोर एसिड, और इसका संयुग्मी क्षार, और फिर यहाँ पे आपका कमजोर क्षार और इसका संयुग्मी एसिड। ठीक, यह संयुग्मी अम्ल। मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा हूँ, बहुत घटिया सा साउंड कर रहा है, पर ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, है ना, और बाकी सब तो ठीक ही है। कौन सा अपन को, इट्स नॉट इंग्लिश क्लास। ठीक, अब अपन आ जाते हैं, और क्या पढ़ना है अपन को, ये देखना है ना, एक मिनट। हाँ, हेडरसन और हौशेलबाग के समीकरण। इसमें क्या हुआ भैया कि पीएच जो होता है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। इस इनने क्या बोला कि जो पीएच होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, pKa, मतलब जो आपका एसिड है उसकी प्लस लॉग किसका, आपने जो सॉल्ट लिया है उसकी कंसंट्रेशन, या फिर जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना है ना, लिख के देखोगे ना ये फॉर्मूले तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, है ना। वैसे मैं भी भूल जाता हूँ इसको कभी कभी, लेकिन ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्षारीय बफर। जो क्षारीय बफर होगा, अम्लीय बफर का फॉर्मूला क्या हुआ, अम्लीय बफर में कंसंट्रेशन किसकी आएगी, आपकी लवण की या अम्ल की, और जो क्षारीय बफर होगा उसमें कंसंट्रेशन किसकी आएगी, आपकी सॉल्ट की या बेस की। ठीक है, इसमें सॉल्ट की या एसिड की, इसमें सॉल्ट की या बेस की। ठीक है, और यहाँ पीएच होगा और यहाँ पीओएच होगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है बस। पीकेए मतलब ये एसिडिक कंसंट्रेशन, और ये पीकेबी, ये तो नॉर्मल चीज, ये याद रहता है। आपने क्या किया, अपन ने सबसे पहले एसिड का लिखना है, तो एसिड में क्या होता है, H प्लस होता है, तो कैसे लिखेंगे, पीकेए माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिख देते हैं अपन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और अपन अगर बेस का लिखेंगे तो बेस का कैसे लिखेंगे भैया, बेस कैसे लिखेंगे, POH, बेस का लिखेंगे अपन POH बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बेस लिख देंगे। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ POH है और वहाँ पीएच मतलब एसिड है ना, और यहाँ बेस है प्लस, उसमें नेगेटिव है, नहीं नहीं उसमें भी प्लस ही है। ओके, ठीक है, चलो इसके बाद शायद ब्रेक है, हाँ नहीं है, थोड़ा सा और बचा, लास्ट स्लाइड, इसके बाद ब्रेक है, एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखते हैं भैया मृदा, पीएच के पोषण संबंधी महत्व, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल में पीएच का कैसे इंपॉर्टेंस होता है ना। सबसे पहला है मृदा की अम्लता या क्षारीयता का माप, जो पौधों के पोषण को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका महत्व क्या है, पोषक तत्वों की उपलब्धता, जिसका पीएच 6 से 7 होगा वो अधिकांश पोषक होंगे, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और जिसका पीएच 5.5 मतलब 5.5 से भी कम होगा, है ना, उसमें क्या होते हैं अपने आयरन मैग्नीशियम आते हैं, और पीएच जिसका 7.5 से ज्यादा होगा वो कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, और आयरन जिंक की कमी होती है। इसमें क्या होती है, फास्फोरस की कमी, और इसमें क्या है, आयरन और जिंक की कमी। ठीक है, ओके 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 ओके, नहीं आया समझ, एक मिनट बचाओ। पढ़ पढ़ के बहुत इजी, वो मतलब बहुत कम ही होता है कि अपन डायरेक्ट पढ़ा और अपन को समझ आ गया, है ना। हाँ बोलो, हाँ इसमें हाँ बोलना था, क्या बोलते हैं, देखो इसमें अपन अपन ने क्या पढ़ा कि भैया कोई मिट्टी है ना, उसका पीएच, अगर इनने ऐसे बोल के रखा है कि अगर पीएच है उसका अगर 6 से 7 के बीच में होगा, मतलब 6 से 7 के बीच में होगा, तो उसमें जो अधिकांश पोषक तत्व होंगे वो कौन कौन से होंगे, या तो नाइट्रोजन होगा, या फास्फोरस होगा, या पोटेशियम होगा, है ना। और अगर कोई और मिट्टी है दूसरी जिसका पीएच कितना है, 5.5 से कम है, तो उसमें क्या होगा, आपकी आयरन और मैग्नीशियम की अधिकतम होगी, मतलब आयरन और मैग्नीज सबसे ज्यादा होगा, और जबकि पोटेशियम की कमी हो जाएगी। और अगर कोई दूसरी मिट्टी है जिसका पीएच 7.5 से ज्यादा है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम तो उपलब्ध होंगे, लेकिन आयरन और जिंक की कमी हो जाएगी, है ना। ये तो ये आपकी पीएच का महत्व है कि भैया पीएच जो है वो ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो करता है ना डिपेंड पीएच मिट्टी पे। अभी पहले अपन सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे करता है कैसे नहीं करता है, पीएच का क्या है। हाँ
देख रहे हैं तुम लोग के कमेंट हमको। चलो अब आ जाते हैं अपन सूक्ष्म जीव की गतिविधि। सूक्ष्म जीव ही लिखा है ना, एक मिनट। हाँ सूक्ष्म जीव ही लिखा है। सूक्ष्म जीव की गतिविधि, इसमें क्या होता है, मृदा पीएच, ठीक है ओके। देखो जैसे होता है ना कि मतलब अपनी बॉडी के अंदर भी पीएच का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, उनके लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब उनकी जो अपने यहाँ जैसे अपन की जो टेम्परेचर भी वो हो जाता है कि भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अपन जितना काम कर सकते थे एक दिन में उतना काम अपन नहीं कर पाते। अगर कोई दिन है जिस दिन बहुत ज्यादा ठंड है, तो अपन जितना काम अपन ने एक्सपेक्ट करा था, जितना अपन कर सकते थे, जो अपन की इफिशियंसी थी वो नहीं रहेगी। ऐसे ही करके सूक्ष्म जीवों में पीएच का भी रहता है, टेम्परेचर भी रहता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पीएच पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो पीएच का भी ऐसे ही रहता है सेम कि भैया उनकी क्रिया है उसको प्रभावित करता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है ना, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक सहायक होता है ना। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब सीधी सी बात है, पीएच अगर प्रभाव करेगा तो कहीं ना कहीं जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना काम कर रहे थे उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये पौधों की वृद्धि में भी फिर दिक्कत बनेगा कि मतलब जो प्रत्येक फसल है उसका इष्टतम मतलब सबसे ज्यादा पीएच, जैसे गेहूं है तो उसमें 6 से 7 चाहिए, चावल है उसमें 5 से 6.5 चाहिए, ऐसे करके तो उसमें भी इफेक्ट करता है। फिर आते हैं पीएच का नियंत्रण। पीएच का नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं ना, तो जो एसिडिक होगी है ना, एसिडिक है, उसमें CaCO3 मिलाकर, अम्लीय मृदा है ना, चूना मिलाकर CaCO3 मिलाकर उसका पीएच बढ़ा सकते हैं। क्षारीय मृदा में जिप्सम या सल्फर मिलाकर पीएच कम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण है मूंगफली के लिए पीएच कितना चाहिए, 6 से 6.5 इष्टतम। इष्टतम मतलब मैक्सिमम है ना, ठीक है। आ गया समझ। अभी यही वाली स्लाइड निकली है तो इसको थोड़ा बहुत याद कर लेना, जो है कि मतलब भैया किस चीज के लिए कौन सी फसल के लिए कितना पीएच चाहिए, है ना, देख लो एक बार फिर आ जाएगा याद। ठीक है, जब तक अपन 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अपन मिलेंगे 10:40 पर, ओके। ठीक है, 10:40 पे रीस्टार्ट करेंगे। जब तक पानी वानी पिया हो, मस्त बॉटल खाली हो गई हो तो भर लो रख के, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठा करो। और जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तो नहीं, अभी क्लास छोड़ के जाना नहीं है, 10:40 पे अपन फिर से मिल रहे हैं ना। चले जाओ आराम से, नहीं पढ़ा रहा अभी।
चलो ठीक है ना, आए होंगे सब लोग लगता है हमको। वैसे छोड़ के तो कोई गया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की। ठीक है चलो रीस्टार्ट कर देते हैं अपन फिर से। चलो भैया अपन पढ़ना करते हैं अपना शुरू दोबारा से, है ना। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ। कोलोइड्स है ना। तो कोलोइड्स क्या होते हैं भैया? कोलोइड, एक मिनट यार, ये कहीं और कर्सर मूव नहीं कर सकता, ये नहीं करता, वो परेशान ही करेगा। कोलोइड्स क्या होते हैं भैया? ऐसी प्रणाली जिसमें कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जो सच्चे विलयन मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और निलंबन के बीच की स्थिति है ना। मतलब आपका ट्रू सॉल्यूशन है और निलंबन है ना, मतलब सच्चे विलयन और निलंबन की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? कोलोइड्स बोलते हैं ना। और इनकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से आपकी 1000 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके, ऐसी प्रणाली जिसमें 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच साइज हो और सच्चे विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? कोलॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो विशेषता भी ये हो गई इनकी कि मतलब एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच ही होंगे, है ना। और दूसरा क्या हुआ कि मतलब प्रकाश का प्रतिकरण होंगे, मतलब कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट भी आपको पढ़ाया था अच्छे से ब्रीफ में, एक बार नोट्स खोल के देख लेना टिंडल इफेक्ट को, है ना। मतलब जो कॉलॉइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा स्थायित्व। तो क्या होता है? अवसादन नहीं होता है इनका, लेकिन आयन या एकत्रीकरण में स्थिर हो जाते हैं, है ना। तो मतलब इनका अवसादन नहीं होता है, लेकिन ये आयंस या फिर आयनन या फिर एकत्रीकरण से अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर हो सकते हैं मतलब कि देखो, मतलब एकदम टूट के तो नहीं बिखरेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं मतलब अस्थिर हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर अपन ने इनका आयनन करा है ना, या फिर इनको एकत्रीकरण करा, तो मतलब ये अस्थिर हो जाता है। मतलब अभी जब ये सेटल थी तो मतलब ये रैंडम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे समझ सकते हैं। और इनका उदाहरण है आपका दूध या कोहरा या जेली या फिर स्याही, है ना। जैसे जेली को भी देखा होगा, है ना, कि एकदम लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होता है और एकदम सॉलिड फॉर्म में भी नहीं होता है ना। ठीक है, ऐसे होते हैं आपके कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो नहीं, लायोफिलिक, है ना। फिलिक का मतलब होता है जो डरता है, फिलिक का मतलब जो प्यार करता है, फोबिक का मतलब जो डरता है। ठीक है, एक बार इसको देख लो लेकिन पहले से और अच्छे से। ऐसी प्रणाली जिसमें क्या है, कणों का आकार कितना? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और सच्चे विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति को अपन ने क्या बोला? कॉलॉइड बोला। इनमें अवसादन नहीं होता है, लेकिन अगर इनका आयनन या फिर एकत्रीकरण करा तो ये क्या हो जाते हैं? अस्थिर हो जाते हैं। उदाहरण है दूध, कोहरा, जेली या स्याही। ठीक, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या होते हैं? ये इनके टाइप्स हैं कॉलॉइड्स के। पहला होता है लायोफिलिक, है ना, जहां नेही वर्ड दिखे आपको, है ना, नेही। नेही मतलब नेह, स्नेह मतलब प्यार, है ना। और यहाँ पे फिलिक, फिलिक का मतलब ही होता है अट्रैक्शन या फिर लव। ठीक है, फिलिक अट्रैक्शन या फिर लव। और दूसरा होता है फोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर, है ना। तो अगर फिलिक है मतलब अट्रैक्शन है, मतलब प्यार है ना। और अगर लिखा है फोबिक मतलब कि डर है, मतलब सामने वाले से घृणा है एक टाइप से, है ना। तो अगर फिलिक लिखा है या फोबिक लिखा है, हाइड्रो लिखा है इसके आगे मतलब पानी से। लायो, लायो मतलब द्रव से। ठीक है, तो अगर लायोफिलिक लिखा है मतलब कि द्रव्य स्नेही है, मतलब द्रव्य से प्यार है इनको। अगर लायोफिलिक फोबिक लिखा है मतलब लायो से डर है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि फोबिया है हमको, इस चीज से फोबिया है, मतलब इस चीज से हमें डर है, ऐसे करके। ठीक, आ गई दोनों चीज समझ में। तो ये क्या हो गया आपका? द्रव स्नेही या फिर द्रव विरागी। ठीक है, दो प्रकार होते हैं इनके। सबसे पहले अपन द्रव स्नेही देख लेते हैं। द्रव स्नेही क्या होता है भैया? कि परिक्षेपण के माध्यम से, मतलब जैसे कि जल है तो उसके प्रति आकर्षण रखने वाले कोलॉइड को क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही बोलेंगे, है ना। परिक्षेपण, है ना, जैसे हाइड्रोफिलिक बोलेंगे अगर जल होगा उसकी जगह पे। तो फिर दूसरी विशेषता क्या होती है? आसानी से तैयार हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं और पुनर्जनन के योग्य होते हैं। और उच्च चिपचिपाहट होती है और कम टिंडल इफेक्ट होता है। और दूसरा क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोलाइट से कम प्रभावित। इलेक्ट्रोलाइट्स अपन ने देखी थी ना पीछे की, मतलब जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, मतलब दो आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, है ना। तो उनसे ये कम प्रभावित होते हैं। कौन सी? लायोफिलिक वाली। ठीक है, उदाहरण क्या है आपका? स्टार्च, प्रोटीन, गोंद और जिलेटिन। ये कम चिपचिपे होते हैं, ये भी याद रखना, कम चिपचिपे होते हैं, कम टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, है ना। और इसका जस्ट उल्टा नीचे वाले में आ जाएगा आपका, लायोफोबिक में आ जाएगा। कैसे भैया? लायोफोबिक में आ जाएगा परिक्षेपण माध्यम के प्रति कम होते हैं या कोई आकर्षण नहीं दिखाते, जबकि आकर्षण दिखाते हैं, है ना।
उल्टा चलेगा, उल्टा। कोई एक याद कर लेना, दूसरा वाला अपने आप, इनमें आकर्षण नहीं है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि विशेष विधियां जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया या संक्षेपण से तैयार हो जाते हैं, संक्षेपण से तैयार हो जाते हैं। आता है बस, एकदम से नहीं हो जाता कि जीवनी पलटती है ऐसे करके। फिर ये वाले थे कि इसमें उच्च चिपचिपाहट होती है और कम टिंडल इफेक्ट होता है ना। इसको मैं शायद गलत पढ़ रहा था। उच्च उच्च चिपचिपाहट होती है और कम टिंडल इफेक्ट होता है। ये अस्थिर होते हैं और आसानी से अपक्षेपित हो जाते हैं और मजबूत टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसका जस्ट उल्टा, बिल्कुल जो जो चीज इसमें है इसका उल्टा। ठीक है, इसमें क्या है आपका स्वर्ण है, सल्फर है और FeOH3 है ना, ये सारे कॉलॉइड्स। ठीक, ओके। ऐसे भी याद कर सकते हो आप इनके उदाहरणों को। क्या बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा ना कि अपन ने क्या पढ़ा पहले ऊपर, फिलिक वाला पढ़ा है ना। फिलिक, फिलिक मतलब लव, मतलब स्नेही वाली, है ना। तो स्नेही वाले कैसे आप देखो कि मतलब देखो जैसे स्टार्च है ना, और प्रोटीन है, गोंद है, जिलेटिन है, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है। और प्लांट के बारे में अपन को पढ़ना है, अपन एग्रीकल्चर वाले है ना, तो ये चीज अपने दिल के पास वाली है ना, है ना। स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, जिलेटिन, है ना, है। और ये देखो आपका जैसे गोल्ड है, सल्फर है, FeOH3 है, ये थोड़ी कठिन कठिन सी हैं, डरावनी सी हैं, मतलब फोबिक हैं, मतलब विरागी हैं, है ना। ऐसे करके आपको इनके उदाहरण याद हो सकते हैं जल्दी जल्दी करके। और ये तो आ गया, ठीक है। कम टिंडल इफेक्ट, इसमें ज्यादा टिंडल इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट से कम प्रभावित, ये इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, ओके ओके साहब जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कॉलॉइड के गुण, मतलब कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज, है ना। ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने, कहना। टिंडल इफेक्ट क्या हुई है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है भैया, कोलॉइडल कण प्रकाश की प्रकीर्णन करते हैं, मतलब प्रकीर्णन करते हैं, जिससे प्रकाश किरण दिखाई देती है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ से एक डाला पानी, यहाँ से एक मान के चलो टॉर्च है ना, ऐसे करके ये प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। फिर आते हैं ब्राउन इमोशन। ब्राउन इमोशन में क्या होता है भैया, कोलॉइडल कणों की अनियमित गति, जैसे हमने बताया था ना, रैंडम मूवमेंट, वैसे ही है ना, ब्राउन इमोशन होता है वो। और दूसरा आते हैं अपन विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश मतलब कोलॉइडल कण धनात्मक या ऋणात्मक आवेश रखते हैं, जो स्थायित्व प्रदान करते हैं। मतलब देखो जैसे अपन ने बोला इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, है ना, करंट जो होता है वो प्रोटॉन की डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसी सेम चीज इसके साथ होता है कि भैया विद्युत आवेश मतलब अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव होगा तो उसके डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके तो जो स्थायित्व प्रदान करते हैं। ओके साहब जी, बिल्कुल। फिर आता है अपन कोगुलेशन या फिर जमावट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से कोलॉइडल कण अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, कोगुलेट हो जाते हैं मतलब जम जाते हैं, है ना। अब आते हैं विद्युत गण संचलन। एक मिनट, वैद्युत कण संचलन, हाँ मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके ओके, इसमें क्या होता है, एक मिनट ये मिटा देते हैं अपन इसको। क्या है ये, क्यों ऐसे भसड़ मचा के रखनी है ना। चलो, इसमें क्या होता है, आवेशित कोलॉइड कण विद्युत क्षेत्र से विपरीत इलेक्ट्रोलाइट की गति में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जो मतलब आप जिनके ऊपर आवेशित होगा, मतलब कोई भी आवेश होगा, ऋण आवेश होगा या धनावेश होगा, है ना, तो वो जो होंगे वो आवेशित कोलॉइड कण विद्युत क्षेत्र की विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन की उसमें इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, जैसे प्रोटॉन। ऐसे यही चीज यहाँ पे लिखी है ना, कि मतलब जो आवेशित कोलॉइड होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, हाँ? और फिर यहाँ पे इनका प्रयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में, खाद में या फिर प्राद्योगिक प्रक्रियाओं में। ठीक है, ये मतलब जो अब जो आगे वाली चीज है ना, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है, जैसे पीछे था थोड़ा कि समझाने वाला था तो थोड़े समझाते जाते हैं। ये जस्ट पढ़ के आगे निकलने वाली चीजें हैं कि भैया अनियमित गति होती है। अब इसको कैसे समझाएं, इसकी ये मेन में प्रॉपर्टीज है कि भैया टिंडल इफेक्ट होता है इनमें, बिल्कुल, है ना। इसकी ब्राउन इमोशन शो करते हैं, विद्युत आवेश होता है, जमावट होता है, वैद्युत कण संचलन होता है और एक उपयुक्त। तो नॉर्मल सी बात है, सारे अपन यही चीजें पीछे से पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर, है ना। अब आते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है कि कोलॉइड कणों का परिक्षेपण माध्यम में बिखरा हुआ मिश्रण, वो होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन। इसके घटक कौन कौन से होते हैं, परिक्षेपित प्रवस्था, है ना, जैसे कि कोलॉइड कण में जैसे स्टार्च है, स्वर्ण है,
ये क्या है, अपनी परिक्षेपित प्रवस्था में पाए जाते हैं ये वाले घटक, है ना। तो आता है परिक्षेपण माध्यम, क्या होता है कि तरल होते हैं, मतलब जैसे कि लिक्विड हो गया आपका, गैस हो गया या फिर ठोस हो गया। ठीक है, ये शक्कर लिखा, हाँ इसके प्रकार है, इसमें देखो सोल है, वो क्या बोलते हैं, जेल है, एमल्सन है, एरोजोल है। मतलब जो सॉल है वो किससे मिल के बनेगा, ठोस तरल से मिलके बनेगा जैसे कि स्याही है, और जेल किससे मिलके बनेगा, तरल और ठोस से मिलके बनेगा जैसे कि जेलेटिन है, और एमल्सन है वो लिक्विड लिक्विड से मिलके बनेगा जैसे कि दूध है। और फिर आपका एरोजोल है, एरोजोल किससे बनेगा, लिक्विड लिक्विड या फिर कई बार ठोस भी होता है, मतलब लिक्विड या सॉलिड होता है और उसके साथ गैस मिला देता है, उसको कोहरा बोलते हैं, है ना। कोहरा, जैसे कि कोहरा है वो, उसमें क्या होता है कि हवा होती है और पानी होता है, तो वो कोहरा बन जाता है ना। थोड़ी सी ह्यूमिडिटीफाइड होती है, या फिर कोई जैसे आप पानी की जगह थोड़ा सा बर्फ मान लो हल्का बारीक, उससे भी कोहरा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ठोस और तरल दोनों लिख दिया है। फिर उदाहरण में आता है आपका दूध, जो कि इमल्सन है, धुआं जो कि एरोजोल है, और मात्र औषधि, खाद और मृदा प्रबंधन में उपयोगी। ठीक, ये शायद गलत पॉइंट लिख गया नीचे, लेकिन ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत अपन कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना इस चीज के लिए। आप इसमें देख लो, सॉल हो गया आपका, एरोजोल हो गया, एमल्शन हो गया, और ये मुझे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, एक और अभी जस्ट पढ़ा था, जेल हो गया, है ना। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि मतलब सॉल है वो किस किस से मिलकर बनता है, ठोस और तरल से मिलकर बनता है। जेल है वो तरल और ठोस से मिलकर बनता है ना। और फिर एमल्सन तरल तरल से, इसकी पूरी टेबल थी अपने नोट्स में, अगर याद हो किसी को, है ना। क्या बोलते हैं, कैसे, जैसे, एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ ये, जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपकी घटक लिखा था, है ना। ऐसे मतलब घटक लिखा था, फिर यहाँ पे उसका माध्यम लिखा था, फिर सबसे बाद में उसके उदाहरण लिखे थे। ऐसे करके एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, एक चीज यहाँ, फिर इन दोनों के मिश्रण से बनेगा उसका उदाहरण यहाँ। ऐसे करके पूरी टेबल मिली थी आपको नोट्स में, अगर याद हो, मुझे याद है ना। तो एक बार वो देख लेना, उससे आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। चलो अब आ जाते हैं अपनी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स में क्या क्या आता है भैया, कि द्रव स्नेही, मतलब जो आपकी फिलिक फिलिक वाले थे, है ना, लायोफिलिक जो थे, उससे क्या होता है, द्रव्य विरागी कोलॉइड की को जमावट से बचाते हैं, है ना। जो आपके द्रव स्नेही कोलॉइड है वो आपके द्रव्य विरागी कोलॉइड को जमावट से बचाते हैं, मतलब एक दूसरे का काम कर दिया ना इनने। और फिर आते हैं विशेषताएं, तो जो द्रव्य विरागी कोलॉइड हैं उनके कणों को घेर कर स्थायित्व प्रदान करते हैं, है ना। हाँ, और फिर जब इलेक्ट्रोलाइट के प्रभाव को कम करते हैं, ठीक है, और फिर जिलेटिन स्टार्च जैसे द्रव स्नेही कोलॉइड को सामान्यतः उपयोगी बनाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि आपका आइसक्रीम है, आइसक्रीम में जिलेटिन का उपयोग द्रव्यरागी कणों को स्थिर करने के लिए किया जाता है, जिससे आइसक्रीम जल्दी मेल्ट ना हो, है ना, मतलब पिघले ना। और इसका महत्व औषधि निर्माण, खाद, ये तो बार बार क्यों लिखा जा रहा है यार, ये क्लास वाला पॉइंट। फिर आते हैं अपन गोल्ड नंबर पे। गोल्ड नंबर क्या होता है भैया, कि द्रव स्नेही कोलॉइड की मात्रा, मतलब मिलीग्राम में है ना, कि मतलब जैसे मान चलो x मात्रा है ना, तो उसका यूज कहाँ करना है अपन को, 10 मिलीग्राम गोल्ड में, है ना। 10 मिलीग्राम गोल्ड को इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl की जमावट से बचाता है ना, मतलब इसकी x मात्रा, ये जो मात्रा है इसको क्या बोलेंगे अपन, गोल्ड नंबर बोलेंगे। एक बार और अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ धीरे धीरे, है ना। कि द्रव स्नेही कोलॉइड की मात्रा, मतलब द्रव स्नेही कोलॉइड की वह मात्रा, मतलब ये जो x है इसको x मान लिया है ना, द्रव स्नेही, और किसमें, मिलीग्राम में लेना है इसको, है ना। जो 10 मिलीग्राम स्वर्ण सॉल को इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl से जमावट से बचाती है, तो इसको NaCl से 10 मिलीग्राम स्वर्ण सोल को इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl जैसे की, है ना, तो जमावट से बचाती है, तो इस मात्रा को क्या बोलते हैं अपन, गोल्ड नंबर बोलते हैं। अब आ गया समझ, एक बार और ध्यान से पढ़ना और ऐसे लिख के दिखना, जैसे मैंने लिख के दिखाया, अगर समझ ना आया हो तो फिर जरूर आएगा, है ना। नोट्स तो मिल ही जाते हैं, बायो के भी मिल गए होंगे आपको, ठीक है। अगली क्लास में मैं एक नंबर दे दूंगा, तो यूट्यूब वगैरह वाले जो होंगे तो उस पर कॉन्टेक्ट कर लिया करोगे, नोट्स वगैरह कुछ चाहिए होते हैं तो, है ना। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं विशेषताएं पे। तो इसमें क्या होता है, विशेषताएं, कम स्वर्ण संख्या अगर होगी, मतलब गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना अधिक सुरक्षात्मक क्षमता होगी, ठीक है।
और फिर जिलेटिन, जिलेटिन जैसे कि अपन उदाहरण है एक जिलेटिन है ना, तो जिलेटिन का क्या है स्वर्ण संख्या 0.005 से 0.01 है, तो ये अत्यधिक प्रभावी है, मतलब इसकी सुरक्षात्मक क्षमता ज्यादा होगी। और फिर स्टार्च है, स्टार्च की स्वर्ण संख्या मतलब गोल्ड नंबर ज्यादा है, मतलब ये कम प्रभावी है, तो जिसका स्वर्ण नंबर ज्यादा वो कम प्रभावी, और जिसका कम स्वर्ण नंबर वो ज्यादा प्रभावी। ओके, उल्टा चलता है। और इसका महत्व क्या है, सुरक्षात्मक कोलॉइड की प्रभावशीलता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अपन ने देखा प्रभावशीलता मतलब कितना प्रभावी है ना। और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या स्टार्च से कम होती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए अधिक प्रभावी होता है। ठीक, इतना कुछ तो था नहीं इसमें खास, ऐसे कि मतलब जो चीज समझ ना आए। ओ, चलो आगे देखते हैं भैया, आपके सॉइल कॉलॉइड्स क्या होते हैं। सॉइल कॉलॉइड, सॉइल कॉलॉइड क्या होते हैं भैया, आपकी मृदा में सूक्ष्म कण, जैसे कि मतलब एक से, ये तो अपन को कॉलॉइड की डेफिनेशन में मिल गया था, 1 से 1000 नैनोमीटर तक है ना, जो पोषक तत्व और जल को संग्रहित करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपनी मृदा सॉलॉइड है ना। मृदा में सूक्ष्म कण जो पोषक तत्वों को जल को संग्रहित करते हैं, पोषक तत्व और जल को। इसके प्रकार क्या क्या होता है, या तो अकार्बनिक होंगे या फिर कार्बनिक होंगे। अकार्बनिक में आपकी चिकनी मिट्टी आएगी जिसमें सिलिकेट्स है ना, जैसे कि मोंटमोरोलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट। और फिर कार्बनिक में आपका ह्यूमस है ना। और फिर इसकी विशेषताएं क्या है, उच्च सतह क्षेत्र, उच्च सतह क्षेत्र मतलब सतह के ऊपर का क्षेत्र है उसको अच्छा बनाते हैं, आयन का आदान प्रदान की क्षमता बढ़ाते हैं। पोषक तत्व जैसे कि आपका कैल्शियम पोटेशियम को बांधकर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जल धारण की क्षमता को बढ़ाते हैं, पीएच नियंत्रण और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें समझाने लायक हमें कुछ लगा ही नहीं, बस पढ़ने का है यार, है ना, देखते जाना है इस बार एक भी। लेकिन हमारे साथ मैं पढ़ता जा रहा हूँ तो मेरे साथ तुम लोग भी पढ़ते जाओ, क्या मतलब जल्दी खत्म करके क्लास है ना, पढ़ने के लिए तो बैठे हैं अपन। ठीक है, आगे समझ और पढ़ें एक बार इसको। देखो क्या होता है, 1000 से 1000 नैनोमीटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोषक तत्वों को और जल को संग्रहित करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सॉइल कॉलॉइड्स बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक में आपका ह्यूमस जैसे कि जैविक पदार्थ मतलब जो कि जैविक जैविक होते हैं ना। और फिर दूसरे अकार्बनिक मतलब जो जैसे कि चिकनी मिट्टी मरे हुए है ना, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में जैसे सिलिकेट्स आ गए, आपके आयंस मिनरल्स आ गए हैं। और विशेषताएं क्या है, उच्च सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं, आयन का आदान प्रदान की क्षमता बढ़ाते हैं। पोषक तत्व में क्या, कैल्शियम पोटेशियम को बांधकर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही। फिर जल धारण की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, महत्व क्या है इसका, मृदा उर्वरता है ना, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, पीएच में नियंत्रण करते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक, अब आ गया होगा समझ है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि यार एक बार पढ़ लिया बस अब पेपर में आ जाएगा, सीधा बन ही जाएगा, उस पर चीज ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। लेकिन जो चीज ऐसी है कि भैया हम जल्दी भूल सकते हैं उसको बहुत आराम से धीरे धीरे करके पढ़ना होता है ना। फिर आते हैं अपन चिकनी मिट्टी या फिर क्ले सॉइल, क्या होती है चिकनी मिट्टी, मृदा में सूक्ष्म सिलिकेट कण है ना, मतलब अपन ने कितना पढ़ा था, 1 से 1000 नैनोमीटर की जो साइज वाले थे है ना, उनको अपन ने क्या बोला था, कॉलॉइड्स बोला था। लेकिन इसमें एक से बहुत छोटे हैं, 0.0012, इनसे भी छोटे, जैसे कि आपकी के कियोलिनाइट है ना, या फिर मोंटमोरोलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट है ना। ठीक, ये वाले कण इनको ये काय में आते हैं, क्ले सॉइल में, चिकनी मिट्टी में। इनकी विशेषता क्या है, उच्च आयन का आदान प्रदान, सीईसी, या फिर जल और पोषक तत्वों को बांधने की क्षमता, और मृदा को संरचना एवं उर्वरता प्रदान करना, बिल्कुल सही। मृदा की संरक्षण, पौधों की वृद्धि और जल का संग्रहण में इसमें मदद करते हैं। ठीक है, फिर अपन दूसरा आते हैं क्या, ह्यूमस। ह्यूमस की परिभाषा क्या है भैया, मृदा में जैविक पदार्थ, अपन ने पीछे ही देखा था लिविंग जो होते हैं ना, उसका विघटित रूप, विघटित मतलब टूटा हुआ। और विशेषता, विशेषता क्या है, काला भूरा रंग, कोलॉइड प्रकृति, काला भूरा रंग मतलब खुरखुरा है ना। और फिर पोषक तत्व क्या है आपके, नाइट्रोजन और पोटेशियम का भंडारण करना, मृदा की जल धारण और वायु संरक्षण संचलन में सुधार। महत्व क्या है आपकी, मृदा उर्वरता, सूक्ष्म जीव की गतिविधि एवं मृदा संरचना में सुधार। देखो एक मेन चीज देखो, अपन किस बारे में पढ़ रहे हैं कि अपन को मिट्टी की उर्वरता मतलब मिट्टी की, सीधी सी बात, अपन को फसल उगाना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो हर वो चीज जो अच्छी है ना, मतलब जैसे कि अपन ने बोला कॉलॉइड्स है ना, जैसे पीएच है, जैसे पीएच है, पीएच की वो वैल्यू याद कर लो जो मिट्टी के लिए अच्छी है।
और वो वैल्यू याद कर लो जो मिट्टी के लिए खराब है। ऐसे कॉलॉइड्स के वो चीजें याद कर लो जो मिट्टी के लिए अच्छे हैं, और वो चीज याद कर लो जो मिट्टी के लिए खराब है। अब जो चीज मिट्टी के लिए अच्छे हैं वो उसकी ह्यूमस युक्त मिट्टी वो उर्वरता को बढ़ाएंगे, सूक्ष्म जीव की गतिविधि को भी बढ़ाएंगे और मृदा संरचना में भी सुधार करेंगे। अब जो चीज खराब है वो इन सब चीजों को खराब करेगी, है ना। मतलब ऐसे कॉमन कॉमन सेंस वाली चीज है कि आप सोचो कि मतलब अगर आपको फसल अच्छी करनी है तो आपको क्या क्या करना होगा, है ना। बेसिक सी बात है कि भैया हमें मृदा की उर्वरता को बढ़ाना पड़ेगा, सूक्ष्म जीव की गतिविधि को भी बढ़ाना पड़ेगा और मृदा की जो संरचना है उसमें सुधार करना पड़ेगा, है ना। मतलब अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको एक साइड लेके चलो, जो अच्छे 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 पदार्थ हैं, अच्छी अच्छी चीजें वो अच्छा अच्छा करेंगे, और जो बुरे हैं वो बुरा बुरा करेंगे, है ना। ऐसे करके थोड़ी मतलब जल्दी याद हो पाएगा कि मतलब सारी चीजें रटने का नहीं होता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का होता है ना। फिर आते हैं अपन मृदा में उपस्थित महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में और उनकी रासायनिक संरचना का परिचय कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ये कुछ नोटिफिकेशन आया था और चला गया, चलो अपन देख लेते हैं इसमें क्या है भैया। मृदा में उपस्थित महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। मृदा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली अकार्बनिक पदार्थ, अच्छा डेटा लून का लर्ट आ गया है। पाए जाने वाली अकार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि और मृदा उर्वरता के लिए आवश्यक है ना, उनको क्या बोलते हैं भैया, खनिज बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर महत्व क्या है इनका, पौधों के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रदान करते हैं, हाँ ठीक है ओके, अकार्बनिक है ना। अब आते हैं मृदा की संरचना, जल धारण एवं आयन विनिमय क्षमता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को बनाए रखते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, प्राथमिक खनिज या फिर द्वितीय खनिज, मतलब प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं, जो मूल चट्टानों से बने होते हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज हो गया, है ना, फेल्डरपोर हो गया। और फिर द्वितीय खनिज जो होते हैं आपके अपक्ष बने होते हैं, मतलब जैसे चिकनी मिट्टी या फिर ह्यूमस, ये सारी मतलब डायरेक्ट आपके उससे नहीं बने, चट्टानों से नहीं बने, है ना। जब आपको वोल्केनो फूटा तो जमीन के अंदर से आपकी मिनरल्स बाहर निकल के आए, तो उसने वो चट्टानों का फॉर्म ले लिया। वोल्केन जब ठंडा हुआ तो चट्टान ही बन गए ना, तो जमीन के अंदर से डायरेक्ट निकली थी, तो अब चट्टान से टूट के तो वो प्राइमरी हुआ। अब टूट के वो बहुत जगह ट्रेवल कर करके रिसाइकलिंग होके कई बार फिर जाके मिट्टी के अंदर आए, तो वो क्या हो गए आपके सेकेंडरी हो गए। मतलब जो डायरेक्ट निकल के आया उसको प्राइमरी, जो थोड़ा घूम फिर के रिसाइकिल होके आए वो सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब होता है आपका प्राथमिक खनिज और सेकेंडरी का मतलब होता है आपका द्वितीय खनिज। और इसका उदाहरण क्या है, क्वार्ट्ज, माइका, चिकनी मिट्टी, क्ले और कैलेसाइट। ये प्राइमरी की याद अलग कर लो, और तो सेकेंडरी के तो याद ही रहेंगे, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस, इसमें क्या है ना। और आपका क्वार्ट्ज और फेल्डस्पोर, इसको अलग अलग पढ़ना है अपन को आगे, है ना, देख लेते हैं अगर होगा तो। चलो देख लेते हैं, हाँ क्वार्ट्ज दिया है ना। क्वार्ट्ज का क्या है भैया कि रासायनिक संरचना, मतलब SiO2 जो होता है, सिलिकम डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिकम डाइऑक्साइड लिखा था हिंदी में हम ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि भैया रेतीला मृदा का मुख्य घटक होता है, मतलब रेतीली मृदा जो होती है, समझते हो ना, रेतीली मृदा उसका मुख्य घटक होता है, रासायनिक रूप से स्थिर होता है और अपक्ष प्रतिरोधी होता है। अब महत्व क्या होता है भैया, मृदा की संरचना में रेत का योगदान और जल निकास में सहायक होता है, ठीक है ओके। अब आते हैं अपन का फेल्डस्पोर पे। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है कि रासायनिक संरचना इसकी, इसमें क्या होता है KAlSi3O8 KAlSi3O8, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा ना कि सिलिकम डाइऑक्साइड किसका है, क्वार्ट्ज का, ऐसे ही फेल्डस्पोर का ये है। इसको कैसे याद करोगे तुम लोग, KAlSi3O8 की मतलब आपने ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और इसका 3 और इसका O8 लिख लिख के याद करना पड़ेगा। कालसी फेल्डस्पार, नहीं कोई ट्रिक ना बन रहा, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, कुछ होगा तो बता देंगे व्हाट्सएप पे, है ना, कैसे याद करोगे। लेकिन ठीक है, एक दो बार लिखोगे तो ऐसा नहीं है इतना टफ कि ना याद हो। लेकिन फिर देख लेते हैं अपन फेल्डस्पोर में क्या होता है भैया, रासायनिक संरचना ये है, पोटेशियम फेल्डस्पोर बोलते हैं इसको। और ये क्या है आपका सोडियम फेल्डस्पोर। अगर पोटेशियम, ये के की जगह अगर Na आ जाए
तो ये पोटेशियम और ये सोडियम है ना, ये एक याद कर लोगे तो दोनों याद हो जाएंगे, सिर्फ पोटेशियम की जगह सोडियम लगाना है, बाकी कोई चेंज नहीं है ना। तो ये हो गया पोटेशियम फेल्डस्फोर, ये फेल्डस्फोर, ये सोडियम फेल्डस्फोर। इसमें विशेषताएं क्या है, इसकी प्राथमिक खनिज होता है अपक्षय चिकनी मिट्टी में पाया जाता है ना, अपक्षय भी था और ये भी है अपक्षय, अपक्षय से चिकनी मिट्टी में, अपक्ष से चिकनी मिट्टी बनती है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, पोटेशियम और सोडियम का स्रोत होता है, मृदा की उर्वरता में योगदान होता है, मतलब बिल्कुल सी बात है, बहुत अच्छा होता है ना। फिर आता है अपन माइका, माइका की रासायनिक संरचना ये रही, इसको भी याद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका मस्कोवाइट और फिर आता है बायोवाइट, है ना, मस्कोवाइट और बायोवाइट। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पे, है ना। तो इसकी सल्गी संरचना अपक्ष से पोटेशियम मुक्त होता है और महत्वपूर्ण पोटेशियम का स्रोत ये किसका था, पोटेशियम और सोडियम का स्रोत, ये सिर्फ पोटेशियम का स्रोत, और मृदा में आयन विनिमय की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, ये जरूरी है, फॉर्मूला एक बार भूल भी जाओगे तो चलेगा, ये नहीं याद भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे इसका है आपका पोटेशियम एक बार देख लिया ना, AlSi3O8 है, तो थोड़ा बहुत देख के आ जाएगा कि हाँ ये फेल्डस्पोर का था। लेकिन अगर ये भूल जाओगे कि मृदा में आयन विनिमय को कौन बढ़ाता है और मृदा संरचना में रेत का योगदान किसका होता है ना, तो ये थोड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से पढ़ना, ये एक बार एक दो बार लिख के देख लेना, फिर काम चल जाएगा इतने में। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन क्ले मिनरल्स पे। क्ले मिनरल्स क्या होते हैं भैया, आपका रासायनिक, जैसे कि आपका केओनोलाइट होता है ना, ये इसका फॉर्मूला है। फिर आते हैं आपके मैंड्रोनमाइट और फिर एलाइट, ELIT होता है शायद, एलाइट ये। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, अरे बाप रे। फिर आते हैं विशेषताएं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है ना, तो इसमें सूक्ष्म कण होते हैं, उच्च सतह क्षेत्र होता है, आयन विनिमय होता है, ये अपन ने पीछे पढ़ लिया था, है ना, अलग करके। फिर इसका महत्व क्या है, जल और पोषक तत्वों का संग्रहण, मृदा उर्वरता में वृद्धि। फिर आते हैं कैल्साइट, कैल्साइट में क्या होता है, ये तो याद हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 चूना, है ना, ये अपन ने पीछे भी पढ़ा है, ये फॉर्मूला इजी है, इसको याद कर लेना पहले। कैल्साइट है ना, कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनाइट, है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, क्षारीय मृदा में प्रचुर, अम्लीय मृदा का उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जो एसिडिक होगी, जो मृदा आपकी एसिडिक होगी उसको न्यूट्रल करेगा ये। फिर इसका महत्व क्या है, कैल्शियम का स्रोत होता है और मृदा pH होता है। देखो जैसे अपन को ऐसे अलग अलग लिखा है ना, कि मतलब जैसे कौन सी चीज है वो किस चीज का स्रोत है ना, ये देख लो इसमें, इसको कैसे पता चला कि भाई ये कैल्शियम का स्रोत है ना। जैसे अपन ने इसमें देखा कि क्या बोलते हैं, इसमें दिया है ये कैल्शियम का स्रोत है ना, और इसका नाम क्या है, कैल्साइट है ना, कैल्साइट मतलब CaCO3 है ना। तो जब इसको आप तोड़ोगे, आयनाइजेशन करोगे, तो इसमें से कैल्शियम निकलेगा और Ca+ और CO3-, तो ये कैल्शियम का स्रोत है ना। ऐसे अगर आप पीछे जाओगे, पीछे इसमें देखोगे पोटेशियम है ना, पोटेशियम का स्रोत है, तो इसमें पोटेशियम होगा, ऑब्वियस बात, जब इसका आयनाइजेशन करोगे तो पोटेशियम बाहर निकल के आएगा। ये देखो सारी जगह से, देखो ये वाला दिख रहा है ना फॉर्मूला, इसमें पोटेशियम है, इसमें भी पोटेशियम है ना, के मतलब पोटेशियम है ना, क्या बोलते हैं, इसमें भी देखोगे तो पोटेशियम और सोडियम, तो पोटेशियम का ये वाला होगा और सोडियम का ये वाला होगा, है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो हो ही गया, ठीक है, चलो ये हो गया और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अपन जिप्सम पे, है ना। जिप्सम क्या होता है भैया, जिप्सम ये होता है CaSO4, इसमें बताओ ये भी कैल्शियम का होगा, सल्फर का, कैल्शियम और सल्फर का स्रोत होगा और क्षारीय मृदा में सुधार करेगा। विशेषता है जल में आंशिक घुलनशील होता है, मतलब आंशिक मतलब समझते हो, अंश छोटा है ना, और मृदा संरचना में सुधारक होता है। फिर आते हैं ह्यूमस क्या है, रासायनिक संरचना इसकी CHON युक्त होता है, मतलब कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त होता है। जटिल कार्बनिक होता है, जटिल मतलब बहुत बड़ा सा कुछ फॉर्मूला होगा, C7H12 ऐसे करके कुछ है ना। फिर आते हैं विशेषताएं क्या है, जैविक खनिज है, कोलोइड प्रकृति का है और पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें पोषक तत्वों का भंडार है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बहुत सारे हैं, तो पोषक तत्वों का बहुत सारा है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म जीवी की गतिविधियों को बढ़ाता है। ठीक है, ओके।
सब लोग ऐसे मत सोचना कि सर पढ़ते जा रहे हैं और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें समझाने का कुछ नहीं है यार भाई, ये सब ऐसा है कि तुमको लिखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, है ना, तब जाके इसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, ऐसे करके होगा काम। फिर आते हैं मृदा खनिजों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल मिनरल्स। इसमें क्या ही है, ये सब पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है वृद्धि के लिए जो कि आवश्यक होता है। फिर आते हैं मृदा संरचना में खनिज मृदा की रेत, गाद, चिकनी मिट्टी के अनुपात को निर्धारित करता है, जल धारण करता है, बिल्कुल सही बात, ये जल संग्रहण सबसे इम्पोर्टेंट है ना। फिर आता है आयनिक आयन विनिमय, इसमें खनिज विशेषकर चिकनी मिट्टी पोषक आयनों को बांधकर पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। हाँ, फिर आता है मृदा का पीएच, मतलब जैसे कैल्साइट और जिप्सम जैसे हैं, ये आपकी मृदा की अम्लता या क्षारता को नियंत्रित करते हैं। फिर आते हैं कृषि उपयोग, कृषि उपयोग में उर्वरक और मृदा सुधारक जैसे कि चूना, जिप्सम, है ना, जैसे कैल्शियम और जिप्सम का आधार, उर्वरक और मृदा सुधारक का आधार है कौन कौन, चूना और जिप्सम, ऐसे एग्जाम्पल है ये। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है भैया आपका कि मतलब सबसे पहले देखो रासायनिक पदार्थों की मात्रा का नियंत्रण, है ना, कि मतलब कौन सी कितनी उसमें, जैसे वॉल्यूम ये बताता ही है कि मतलब वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और इसका एनालिसिस मतलब कि विश्लेषण, है ना। तो रासायनिक पदार्थों की मात्रा का नियंत्रण विलयन की आयनतमीय प्रक्रिया मतलब टाइट्रेशन द्वारा, टाइट्रेशन द्वारा क्या, रासायनिक पदार्थों की मात्रा का नियंत्रण क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या आयतन विश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, टाइट्रेशन में एक मानक विलयन मतलब कि जो कि ज्ञात होता है सांद्रता, जिसकी अपन को ज्ञात पता है, को अज्ञात सांद्रता वाली विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब जिसकी अपन को सांद्रता पता है और दूसरा जिसकी अपन को सांद्रता पता नहीं है, उसकी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करा दी, और अंत बिंदु मतलब कि जो एंड पॉइंट का पता संकेतक इंडिकेटर या पीएच परिवर्तन से लगाया जाता है, कि मतलब फिर उसका जो एंड पॉइंट है उसका पता किससे लगाया जाता है, उसका जो उसमें जो पीएच का परिवर्तन हुआ है ना, पहला जिसका अपन को सांद्रता पता थी, सॉरी एक था जिसकी अपन को सांद्रता पता थी, है ना, एक लिक्विड था जिसकी अपन को सांद्रता पता थी, दूसरा लिक्विड था जिसकी अपन को सांद्रता पता नहीं थी, इन दोनों को अपन ने मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला के अपन को जो नई को मिलाया विलयन के साथ अभिक्रिया कराई, इन दोनों की रिएक्शन करा दी, और एंड पॉइंट का पता संकेतक या इंडिकेटर की पीएच से, मतलब जो इसका एंड पॉइंट होगा उसका अपन ने किससे अंदाजा लगाया, इसका जो नया पीएच निकल के आया उससे अपन ने इसकी नई सांद्रता या नई एंड पॉइंट का अपन ने अंदाजा लगाया है ना। फिर इसका प्रकार क्या हुआ भैया कि एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं इसको, है ना, और ये क्या लिखा है, ऑक्सीकरण लिखा है क्या, हाँ ऑक्सीकरण लिखा है। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन टाइट्रेशन का ऑक्सीकरण होता है और अपक्षेपण टाइट्रेशन होता है, ये तीन इसके प्रकार हैं, कि मतलब अम्ल क्षार टाइट्रेशन, ऑक्सीकरण या अपचयन टाइट्रेशन और अपक्षेपण टाइट्रेशन, है ना। देख लेते हैं इनको भैया क्या क्या होता है। और ये टाइट्रेशन, ये जो आपका आयतन विश्लेषण, ये कहाँ उपयोगी होता है आपका, रासायनिक विश्लेषण, औषधि निर्माण और उर्वरक गुणवत्ता परिक्षेपण में। उर्वरक तो हर ही जगह है, जितने पॉइंट्स अपन ने देखे सभी जगह। उदाहरण क्या है, एसिड बेस, ये एसिड है HCl और बेस है NaOH, इनका टाइट्रेशन, और फिनोल्फथैलीन संकेतक के साथ। ओके, फिनोल्फथैलीन ये जो इंडिकेटर की बात यहाँ हो रही थी ना, ये फिनोल्फथैलीन है, ठीक है। अब अपन आते हैं कहाँ, विलयन की प्रबलता मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं सबसे पहले, ओहो ये क्या हुआ, हाँ देखते हैं क्या परिभाषा, विलयन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा प्रति इकाई मतलब पर यूनिट के हिसाब से, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड, जैसे मैंने बोला 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना, मतलब प्रति सेकंड कितना, ऐसे ही ये कि विलयन में घुले हुए पदार्थों की मात्रा की मतलब कितनी मात्रा घुली हुई पदार्थ में, उसकी पर इकाई मतलब जैसे 1 लीटर है ना, ऐसे करके, तो पर इकाई आयतन में कितनी मात्रा घुली उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। फिर इकाई क्या होती है इसकी, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी समझते हो ना, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने मोल्स घुले हैं 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन, लीटर बस लिख दूं यहाँ, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स घुले हैं। या फिर मोलैरिटी मतलब कैपिटल M से डोनेट करते हैं, प्रति लीटर विलयन में मोल की संख्या, मोल पर लीटर, ठीक है। फिर आते हैं नॉर्मेलिटी मतलब मोल्स इनटू अपन में होता है n फैक्टर, है ना, तो प्रति लीटर विलयन में समतुल्य की संख्या मतलब ग्राम समतुल्य पर लीटर, है ना। फिर आते हैं मोलैलिटी, प्रति किलोग्राम विलायक में मोल की संख्या,
मतलब पर केजी के हिसाब से। पहले अपन यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब अपन यहाँ मास की बात करने लगे। ठीक है, फिर अपन आते हैं गणना या फिर मूलरता। मूलरता क्या होती है भैया? विलेय की मोल्स पर यूनिट लीटर, है ना, कि मतलब बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो गया, हो जाएगी अपनी मोलरिटी। फिर आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में होता है विलेय का समतुल्य डिवाइड बाय बिलियन का आयतन लीटर में। ये भी लीटर में और ये भी लीटर में, है ना। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे मोल्स पर यूनिट, मतलब ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है, इंटू एन फैक्टर भी होगा इसमें साथ में। अच्छा हाँ, ये समतुल्य है ना, तो समतुल्य में एन फैक्टर कंसीडर हो जाता है। ओके ओके, ठीक है। तो इसको अपन याद कर लेंगे। मोलरिटी में क्या होता है? विलेय के मोल डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन लीटर में। और नॉर्मेलिटी क्या होता है? विलेय के समतुल्य डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये नीचे की चीज कॉमन है। बस नॉर्मेलिटी में विलेय का समतुल्य आएगा, और इसमें गणना मतलब मोलरिटी में क्या आएगा? आपके मोल्स आएंगे विलेय के। ठीक है, इसका महत्व कहाँ कहाँ होता है? ये टाइट्रेशन की सांद्रता के निर्धारण में, और उर्वरक एवं रासायनिक मिश्रणों की प्रबलता को मापने में। इसका देखो ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, 1 मोलर NaOH पर लीटर। ये हो गया आपका बिलियन या सॉल्यूशन। ठीक, आ गया समझ? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, एक बार समझा देते हैं। अभी टाइम है अपने पास अच्छे से। बताओ लक्ष्य, प्रांजल है सभी अभी? बताओ भैया, कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, अपन तो फ्री है, पढ़ा देंगे फिर से। क्या है, सोना ही तो है यार। बता दो, कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ मैं। मोलरिटी नॉर्मेलिटी आ गई समझ? आगे लिखा है एक बार, और डेफिनेशन है। सो तो नहीं रहे तुम लोग? देखो ये देख लो, ये जो एन फैक्टर की मैं बात कर रहा था ना, ये आ गया। कि मतलब मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर देते हैं तो भी नॉर्मेलिटी आ जाती है। जैसे आपके पास नॉर्मेलिटी, हाँ हाँ ठीक ठीक, नहीं सोए हैं। जैसे अब मोलरिटी जो होता है ना, मोलरिटी निकालना बहुत इजी होता है। कि मतलब मोल्स निकाल लिए अपन ने, है ना, या फिर मोल्स दिए, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया अपना? मोलरिटी हो गया, मतलब कैपिटल एम हो गया। और इसी में अगर आपने एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एन फैक्टर क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आगे। इसमें अगर आपने एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? आपकी नॉर्मेलिटी बन जाएगी फिर, है ना, ऐसे करके। ये फिर क्या बन गई? नॉर्मेलिटी। इतना इजी होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अपन एक बार इसको। चलो पढ़ लेते हैं। हाँ? इसमें क्या होता है? बिलियन की सांद्रता जो प्रति लीटर बिलियन, मतलब ग्राम समतुल्य की संख्या को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी का ये रहा फॉर्मूला कि विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय समतुल्य भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अम्ल क्षार ऑक्सीकरण अपचयन टाइट्रेशन में उपयोगी होता है। ये देखो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है भैया? H प्लस या OH या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में H प्लस का कितने आयन्स हैं? 2, है ना। तो एन फैक्टर क्या लेंगे? 2। अगर इसकी मोलरिटी दी है 0.1 मोलर, है ना, इंटू कितना कर देंगे? 2। तो कितना आ गया? 0.2 N, मतलब नॉर्मेलिटी। ये इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी ऐसे करके, है ना। नॉर्मेलिटी मतलब मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, नॉर्मलता। ठीक, उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टाइट्रेशन में मानक विलयन की सांद्रता के निर्धारण में। ठीक है, कैसी कैसी आवाज निकाल रहा साथी। चलो, अब आते हैं अपन अम्ल क्षार और लवण के समतुल्य भार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? और ये और इजी है थोड़ा सा, देखो बस ध्यान से सुनना है ना। ये क्या होता है? समतुल्य भार वह द्रव्यमान है जो एक मोल, मतलब एक मोल क्या, H प्लस या फिर OH माइनस या एक इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करता है ना। या तो एक मोल H प्लस हो, या फिर एक मोल OH माइनस हो, या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके साथ जो समतुल्य भार रिएक्शन करेगा या क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वोल्ट, या फिर इक्विवेलेंट वेट, या फिर समतुल्य भार बोलेंगे, है ना। तो अम्ल का समतुल्य भार क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, है ना, इंटू डिवाइडेड बाय एन कारक, है ना। और यहाँ पे आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एन कारक, आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कुल धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, मतलब ये भी एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अम्ल का जो होगा वो कैसे होगा?
H2SO4 है तो इसका द्रव्यमान कितना है 98 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है 2, कितना निकल के आ गया 49। हाँ मैं सोच रहा हूँ 49 491 कैसे आ गया। ये वो लगा है फुल स्टॉप वाला है ना, ये इसको ऐसे नहीं, ये 40 लिखा है और ये 58.5 लिखा है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ गया, एन फैक्टर से डिवाइड कर देना सारे उसकी मोलैरिटीज को। जैसे Na है तो सोडियम Na प्लस NaCl का कितना होता है 58.5, इसका मूल एन फैक्टर 1 है, यहाँ पे भी एन फैक्टर 1 है, NaOH का 40 ददमा एन फैक्टर 1 डिवाइड कर दिया 40, इसका 58.5 ही। ठीक है, एन कारक निर्धारण अम्ल, ठीक है, प्रति अणु दान किए गए H प्लस की संख्या, मतलब जैसे HCl में कितने करेगा ये H3PO4 में कितने करेगा, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं N प्लस बोलते हैं। ठीक है, अम्ल में है ना। वहीं अगर क्षार में बात करो तो क्षार में क्या होता है, प्रति अणुदान किए गए OH माइनस की संख्या। अगर एसिड था मतलब अम्ल था तो H प्लस की संख्या, क्षार था तो OH माइनस की संख्या, है ना, जैसे CaOH होल ट्वाइस में 2 था, और लवण है तो कुल आवेश मतलब टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, है ना। और अगर कोई तत्व है तो टाइट्रेशन में विलयन की सांद्रता या रासायनिक अभिक्रिया की मात्रा का निर्धारण, ऐसे करके अपन एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, बस थैंक यू सो मच। इसके बाद एक पार्ट और आना है केमिस्ट्री का, है ना, तो उसमें अपन बाकी का जो हाइड्रोकार्बन जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना, जो जो बचा था वो वाली अपन चीजें देख लेंगे सारी। ठीक है, बताओ अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो। यूट्यूब वालों के लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, तुम लोग के लिए व्हाट्सएप का चैट सेक्शन खुला रहेगा, है ना, तो वहां बता देना। अभी कोई हो तो बताओ, कोई स्लाइड में कहीं दिक्कत, स्लाइड नंबर तो दिखता नहीं होगा तुम लोग को, टॉपिक लिख के बता दो, है ना, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। तुम भी सो, मैं भी सो जाऊं, है ना। एक मिनट, कमेंट आया है शायद किसी का, नो सर, ठीक है, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पक्का। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर क्या बचा है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, इतना जल्दी क्या है जाने का तुमको, ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ाता ना मैं, ठीक ठाक पढ़ाता हूँ। बताओ जल्दी जल्दी तुम लोग, जब तक हम निकाल रहे हैं वो पहली स्लाइड। समझ आता है, और पढ़ाना तो ठीक है, समझ आता है। हाँ, ये जो जो हाँ बोल रहे हैं इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा मतलब इस बार पीएटी में, बोलो, अब बोलो हाँ, फिर देखता हूँ मैं तुमको। अब भी स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा मैं, है ना। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, कार्बनिक यौगिक पढ़ लिया था अपन को, यहाँ से पढ़ना है हाइड्रोकार्बन से, है ना। हाइड्रोकार्बन, तेल, वसा और प्राथमिक जैव रसायन, ये और पढ़ने हैं अपन को। ये भी पढ़ लिया अपन ने, परिवर्तन सरल कार्बनिक यौगिक का अनुभज्य आणविक संरचना, ये नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। यहाँ से पढ़ना है अपन की, 5 चैप्टर और बचे हैं ना, ये पढ़ने हैं बस। ये वाला जो पार्ट है ये अपन नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, है ना, एक बार और अच्छे से। ये हाइड्रोकार्बन पढ़ने में तो बहुत मजा आता है मेरे को, पढ़ाने में भी मजा आता है, और उस दिन क्लास में भी एंजॉय करा था सबने, जिस दिन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था मैंने। ठीक है, हो जाएगा भैया सबका सिलेक्शन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे बहुत ध्यान से पढ़ते रहो अपना अपना, और क्या। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।